कई साथियों ने पूछा था अभी जब ब्रेक हुआ था कि भाई जो वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट हैं उसका उपाय कैसे किया जाए। तो एक नंबर है, वो नंबर नोट कर लीजिए। इनसे वैक्सीन की जो डिटॉक्स किट है वो मंगवा सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ से डॉक्टर सुजन हैं जिन्होंने ये किट बनाई है, और मेरे पास ऐसी 10 से भी ज़्यादा रिपोर्ट हैं जिनका डी डाइमर बढ़ चुका था। डी डाइमर का मतलब है खून में ब्लड के जो थक्के हैं वो जमने शुरू हो गए थे, लेकिन वो डिटॉक्स किट लेने से वो जो खून के थक्के हैं वो मेल्ट हो गए थे। तो नंबर नोट कर लीजिए, 85 578 57 235, 85 578 57 235। शुभम नाम है, इनसे आप मंगवा सकते हैं। 85 578 57 235, 85 578 57 235। ये पूरा परिवार आया परिचय देने के लिए। स्वागत आपका। सभी को नमस्ते, जय जोहार। मेरा नाम विष्णु देव गोराई है और मैं बोकारो जिले का रहने वाला हूं, और पिछले 8 वर्षों से मैं जैविक कृषि पर काम कर रहा हूं, और पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पूरे देश में प्रवास चलता है मेरा। और ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी और ये मेरा बड़ा लड़का, ये छोटा लड़का है। और इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है पूरे मेरे जो इस तप है इसमें पिछले 6 साल का। और जैविक खेती करते करते और लोगों को सिखाते सिखाते जब देवेंद्र भाई मिले, और देवेंद्र भाई तो खैर 2020 से ही हम लोग जान ही रहे थे, तो हम लोगों को लगता था ये भी कोई बंदा होगा जो केजरीवाल के जैसे अपनी राजनीति चमकाने के लिए और इस तरह की बातें बोल रहा होगा, क्योंकि सबको शुरू में ऐसा ही लगता है। हर व्यक्ति ऐसा ही करता है ना, करता है कि नहीं? तो हमको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब ये रांची आए, हमारे टाटी सिल्वे में जो प्रोग्राम हुआ था पहला ट्रेनिंग जनवरी में, तो वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ पता चला कि नहीं, कुछ अलग है। फिर इनका एजुकेशन वाला हमें जब पता चला तो एजुकेशन का ट्रेनिंग हमने किया। इनका जो 13 वीडियो देखे, उसके बाद दोबारा हम पुणे गए। मैं और अपने साथी हैं डॉक्टर ऋषि सागर, जबलपुर से आए हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी आए कृपया। उसके बाद पुणे में हम गए, पहला तो रांची में टाटी सिल्वे, फिर दूसरा उसी के 1-2 हफ्ते के भीतर ही, मतलब 10 दिन के भीतर ही 2-3-4 को हम पुणे चले गए, हजारों रुपए खर्च करके। और फिर उसके बाद तुरंत हम जो है तीसरा कार्यक्रम फिर से रांची में हुआ, नामकोम में, मई में, वहाँ गए। और उसके बाद सीधा हम शिमला चले गए एजुकेशन की जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग में। और भाई साहब ने मुझे इसके लिए अलाउ किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। उसके बाद 5वां प्रोग्राम हमने दिल्ली में उनके साथ रहे, और आज ये 6ठा प्रोग्राम है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बोकारो और ये धनबाद अगल बगल है और यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि शुरू से ही देश के दूसरे हिस्सों में मैंने काम किया है और कई मतलब 10-12 स्टेट्स में काम किया है, और मैंने झारखंड में मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि यहाँ जब हम लोग जागृत हुए और लोगों को बताना शुरू किया चीजें, तो लोगों ने सुनी नहीं। तो जब लोगों ने सुनी नहीं बात, तो फिर हम बाहर निकल गए और बाहर काम करने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, एक माहौल बन रहा है कि अब हम अपने झारखंड में, अपने बोकारो में, अपने धनबाद में, अपने रांची में काम कर सकते हैं। और आप सबका बहुत मुझे साथ चाहिए होगा। तो और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को अपना नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि जिनको भी जैविक कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया आप लोग नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेरा। 75 64 0311 61 61 7564 0311 61 0311 61। और क्योंकि केवल जैविक कृषि नहीं, अपना तो पूरा ही काम है, जैविक जीवन शैली का भी काम है।
अपने ऋषि जी इसके एक्सपर्ट हैं। मैं चाहूँगा कि ऋषि जी आपको थोड़ा जैविक जीवन शैली को लेकर अपने अनुभव बताएं। 7564 031161। और बड़ी खुशी की बात ये एक और मैं बताना चाहता हूँ कि अपने दोनों बच्चे जो हैं ये भी एजुकेशन की ट्रेनिंग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख भी गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं ऋषि जी को देता हूँ। आप दो। हमारे बीच में हमारे जो विष्णुदेव जी गोराई हैं, उनकी धर्मपत्नी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर जो हम लोग फेरे लेते हैं ना, 7 वचन देते हैं कि हम कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे, ऐसा ही होता है ना। हमारी मातृशक्ति ज़्यादा अच्छे से जानती है इस बात को। तो उसको चरितार्थ करते हुए जो हमारे सामने खड़ी हुई हमारी भाभी जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने इस यात्रा का कुछ हमें अपने शब्दों में बताएं कि इस यात्रा में उनने क्या अनुभव प्राप्त किया जो पिछले 7-8 सालों से, और जब से शादी हुई है तब से तो वो चल ही रही हैं, पर पिछले 7-8 सालों से जब से विष्णुदेव जी घर से निकले हुए हैं इस देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, हमारे लिए, अपनों के लिए, तो उस बीच में उनके जो अनुभव हैं वो हमसे वो साझा करें, ऐसा हम उनसे आग्रह करते हैं। अपना परिचय दीजिए, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही करता है। परिचय दे दो, परिचय दीजिए, और जो बिल्कुल निश्चिंत होकर जैसा लग रहा है सब अपने लोग हैं, सभी अपने हैं। नाम ही बता दो। मेरा नाम है अनीता देवी, मैं झारखंड का हूँ। बस हमको नहीं आता ला। नहीं बोल पाएंगे। पहला स्टेज है ना, पहली बार माइक है। देखिए, विष्णु भाई वैसे तो कम ही शब्दों में अपना परिचय दे के गए हैं। काफ़ी लंबे अरसे से, मैं भी 2018 से लगभग फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि कृषि को लेकर लगातार दौड़ते रहते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। देश में काफ़ी कृषक जुड़े भी हुए इनसे। मेन बात ये है कि मेरी जब इनसे बात हुई और मैंने इस ट्रेनिंग के लिए भी बोला था इनको कि विष्णु भाई आपने 2 घंटे बोलना है, 2 घंटे का आपका सेशन रहेगा। तो ये बोले कि मैं नहीं बोल पाऊंगा भाई। तो मैंने कहा कि जब पिछले 8 साल से आप दौड़ रहे हो समाज में, तो कम से कम आपके पास वो शब्द भी, आपके पास ज्ञान भी, आप बोल भी सकते हो, फिर क्यों नहीं। तो वही बात आ गई कि भाई अकेले में बैठ के तो मेरे से चाहे 50 लोगों से जमीन पे बैठ के 50 लोगों को मैं समझा सकता हूँ, लेकिन खड़े होके माइक पकड़ के नहीं बता सकता। लेकिन अब जब विष्णु भाई बोल रहे थे तो उनकी वो जो हेजिटेशन थी, वो हेजिटेशन आज गायब थी। मेरे को लग रहा था कि वो जो बोल रहे थे कि वो लंबा भी बोल सकते हैं। तो आप में से भी ऐसे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जो बोलने में आज संकोच कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर धरा पर वो आप बोलोगे। और इस देश को अगर असल मायने में जरूरत है तो वो सही नेतृत्व की है। ये जरूरी भी नहीं होता कि नेतृत्व करने वाले को, नेतृत्व करने वाला एक वक्ता भी हो अच्छा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक वक्ता भी हो अच्छा और नेतृत्व करने वाला भी, उसके गुण हो नेतृत्व करने के भी, तो फिर आप यकीन मानिएगा कि फिर ये जो व्यवस्था परिवर्तन का जो हम अभियान चलाए हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव भाई के जाने के बाद जो सबसे बड़ी पीड़ा थी वो एक ही थी कि उनके जाने के बाद दूसरा कोई नहीं मिला। व्याख्यान उन्होंने हजारों लोगों में दिए हैं, लाखों लोगों तक उनके व्याख्यान, करोड़ों लोगों तक उनके व्याख्यान पहुंचे हैं। और अगर उन्होंने अपने जीवन काल में देखे तो लगभग कई लाख लोगों को उन्होंने व्याख्यान दिए। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य था वो हम सब का, कि उसके अंदर दूसरा कोई राजीव भाई निकल कर नहीं आया, जिसके जाने के बाद हमने लगभग 10 साल का अंतराल, जो एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है, वो झेला है। और देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि भाई वो जो काम उन्होंने शुरू किया था वो काम बीच में रुक गया। अगर हम में से आज हम भी यही संकोच करेंगे, भाई हम नहीं बोलेंगे, तो फिर कल को जो साथी यहाँ पर आकर बोल रहे हैं तो मुट्ठी भर लोग हैं, इनको निपटाना कहाँ कौन सी बड़ी बात है।
राजीव भाई को आप ये बहुत सारे साथी ये मानते हैं कि अकेले रामदेव का हाथ था, अकेले रामदेव का हाथ नहीं था उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों का था, उसमें IMF का था, पता नहीं किस किस का हाथ था। वो तो एक मोहरा बनाए गए थे, और वो मोहरा आज ये मान के चलो वो एक बार ऐसा मोहरा बना कि वो जीवन भर इस तंत्र के खिलाफ नहीं बोल पाएगा, जीवन भर कभी भी नहीं बोल पाएगा। मतलब आप ये देख लो कि ये तंत्र कैसे कैसे नोच के खा जाता है। लोगों ने भी उम्मीद पाली थी कि रामदेव कुछ करेगा, लेकिन आज आप एक चीज देख लेना कि जिस बीजेपी के लिए वो प्रचार कर रहा था, जो इसके खिलाफ भी नहीं बोला, केवल और केवल उसने जो ये कोरोना का जो टाइम पीरियड आया था उस पे जो कोरोनिल का उसने प्रचार किया था उसी के ऊपर लपेट दिया था। मतलब है ही नहीं कुछ भी। जो ये दिखते ना कि ये बड़े बड़े शिखर पे जाके बहुत बड़े साहूकार लोग हैं या बहुत बड़े संत महात्मा हैं, कुछ चुनिंदा ही संत महात्मा हैं इस देश में जो इस तंत्र से नहीं डरते और जो मुखर होकर इनसे टकराते हैं। वो तो दलाल लोग हैं रामदेव जैसे, तो और वो दलाली ही कर रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि एक लांछन ऐसा लग गया कि अब अगर जो उसको देखो, रामदेव जब वो कोरोनिल के खिलाफ बोला, हमने कब 2019 में जाके, 2019 की बात है ये, 2019 में हमने इधर संसद भवन में उसका वो दिया था, एक ज्ञापन दिया था राजीव भाई की जांच को लेकर कि भाई उनकी CBI और CID की जांच हो। काफी लोग इकट्ठा हुए थे। वो हमारी वो जो दरखास्त थी वो तो ले ली, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब रामदेव उसके खिलाफ बोला तो वो जांच भी उठी उसकी, और जैसे ही वो चुप हो गया, उसने अपनी गलती मांगी तो वो जांच भी दब गई, क्योंकि पता है भाई किसको कैसे मोहरा बनाना है। तो इसीलिए हम भी कोई ये मत मानिएगा कि भाई यहां पर कोई भी साथी आया, हम सबको मोहरा बनाना आसान है। तंत्र के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर कितनों को बनाएंगे? एक को बना लेंगे, दो को बना लेंगे, चार को बना लेंगे, 10 को बना लेंगे, यहां तो हजारों में खड़े होंगे। तो वो हजारों में खड़े करने का अपना प्रयास है और आप सब से ही उसकी उम्मीद है। अभी ऋषि सागर जी हैं जो एक चिकित्सक भी हैं और एक प्राकृतिक खेती के ऊपर भी प्रशिक्षण देते हैं। वो अपने शब्दों में अपना बताएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अपने अभियान के बारे में बताएंगे कि कब से मैंने अभियान शुरू किया था और अब हम क्या बदलाव कर पा रहे हैं समाज में। जी ऋषि सागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो समय थोड़ा कम लेंगे, है ना? हाँ, मैंने पहले इसलिए पूछा क्योंकि कभी कभी बातें लंबी हो जाती है ना, और इतने सारे भाई और बहन लोग बैठी हैं हमारी, तो इन लोग के बीच में तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जानी चाहिए। परंतु चूंकि समय का अभाव भी होना चाहिए और हमारे बीच में चूंकि हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी आए हुए हैं, उनकी पूरी टीम आई हुई है, तो हमें अधिक से अधिक समय उन्हीं को देना है। इस विषय पे सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर ऋषि सागर है और मूलतः मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हूं। पेशे से डॉक्टर हूं, होम्योपैथी की डिग्री लिया हुआ हूं, होम्योपैथी से मैंने कोर्स किया है। परंतु होम्योपैथी से करने के बाद भी अंदर एक जिज्ञासा थी कि बाकी की पैथियां कैसे काम करती हैं, तो मैंने उसके लिए एलोपैथी को भी सीखा, आयुर्वेद को भी सीखा, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा, इस पे भी मैंने काम किया। और लगभग इन पैथियों पे जाने के बाद सभी पैथियों पे इतनी तो है कि जिसको जो आज तक उसमें उपाय बताए या जो दवा बताई वो उस पर कारगर साबित हुई है। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके आगे की ही जर्नी मेरी है। ये सब करने के बाद भी 2013 में मैंने भाई राजीव दीक्षित को पहली बार सुना था। उसके पहले तो मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। मतलब उनके वक्तव्य को, जो पुणे वाला जो सेशन है, आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी लोगों ने उसको, तो वो पुणे वाला जो उनका वक्तव्य है उसको मैंने 2013 में अपने एक मित्र के जबरदस्ती कहने पे सुना था। उसके पहले मैं उनकी वीडियोस को टाल देता था, सोचता था चलो ठीक है। जैसे हमने बीच में डॉक्टर देवेंद्र बलिहारा जी की भी वीडियोस को ही ऐसा ही हमारे देश के लोगों ने टालना शुरू किया। यही हाल जब राजीव जी थे उस समय में हुआ था। उनके वीडियोस को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, उनको सुनना उतना महत्व नहीं समझते थे। हमारे जैसे ही कुछ लोग बस बैठते थे। आज जो इतने लोग राजीव भाई के नाम से जो बाढ़ आई हुई है ना, इसका श्रेय अगर जाता है तो कहीं ना कहीं उनके बाद जो पीढ़ी आई और जिसने उनका प्रचार प्रसार किया, हमारे आदरणीय भाई बैठे हुए हैं, हमारे सचिन जी बैठे हुए हैं, रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, इन सब लोगों ने मिलकर जो प्रचार किया, इन जैसे अनेक लोगों ने,
ये उसकी देन है कि आज हम संख्या में इतने हैं कि अब गिन नहीं सकते जिनने उनकी वीडियोस को देखा और सुना। उनमें से एक मैं भी हूँ। 2013 में जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे पता नहीं चला 4 घंटे मेरे कब बीत गए, और मैंने एक के बाद एक कम से कम 4-5 वीडियो रेगुलर सुनी उनकी, और तब जाके मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। और ऐसा करते करते 2017 तक मैंने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखी, और 17 आते आते तक दिमाग में एक बातें आई कि आखिर मैं जिन मरीजों को दवाई देता हूँ, किसी भी पैथी से दूं, चाहे एलोपैथी दूं, होम्योपैथी दूं, आयुर्वेद दूं, या उनको कुछ प्राकृतिक चिकित्सा में बता दूं, घरेलू कुछ उपचार बता दूं, उसके बाद भी वो मरीज ठीक नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं वापस 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने या जैसी मौसम बदलेगा वो बीमार होके वापस आता ही आता है। ऐसा होता है ना। ये जब विचार आया तो 2017 के आते आते इस विचार ने मन में एक उमंग जगाई, या राजू भाई के वीडियोस ने एक मन में एक वो जमकाया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो सब कुछ घूम फिर के अंतिम में पहुंचा हमारे भोजन की थाली में। एक ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं हमारी जो भोजन की थाली है ये पूरी तरह दूषित हो चुकी है या केमिकल युक्त हो चुकी है। हम जो भी खा रहे हैं पूरा का पूरा केमिकल वाला खा रहे हैं, कुछ भी इसमें शुद्ध नहीं है। और ऐसा मन में ख्याल आते ही 2 फरवरी 2017 को मैंने चलती हुई अपनी क्लिनिक को सारा सब कुछ छोड़ के, मेरी एक खुद की फार्मा कंपनी थी मीरा लाइफ केयर के नाम से, उसको अपने पार्टनर को सौंप के सब कुछ वापस क्लिनिक में ताला बंद करके और निकल गए हम एक मिशन पे, जिसको हमने जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन कहा। हमारे बहुत सारे साथी थे उसमें, सभी ने उस पर काम किया, और वहां से जो जर्नी शुरू हुई है उस जर्नी में आज तक हम निरंतर चल रहे हैं। पूरे भारत के अनेक अनेक कोनों में जाके भाई विष्णुदेव जी गोराई हैं, इनके साथ और भी हमारी पूरी टीम है, उनके साथ कहीं ना कहीं हम जाके और किसानों को प्राकृतिक खेती क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उनके परिवार को प्राकृतिक खेती से उपजाया हुआ अनाज क्यों खाना चाहिए, इस विषय पे बताते हैं और निरंतर बताते रहेंगे आगे भी। इसी बीच हमें डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी की भी वीडियोस देखने को मिली, और ये मुझे लगता है कि मुझे तो विष्णुदेव जी ने ही कहा था कि डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी की वीडियो देखनी है। इसके पहले कहीं ना कहीं जैसे यूट्यूब चलाते हैं ना, तो स्क्रॉल करते हुए में कभी हमने आ गई कोई देख लिया, परंतु कभी उतना, जैसे मैंने कहा ना पहले राजू भाई को हमने नहीं सुना, स्क्रॉल कर दिया, वैसे ही शायद हमने भी डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी को स्क्रॉल किया होगा कई बार। लेकिन जब हमें विष्णुदेव जी ने विशेष तौर से आग्रह किया कि नहीं इसको देखना ही है, और ऐसा होता है कभी कभी तो हम लोग जब साथ में सफर करते हैं तो वो जबरदस्ती वीडियो लगा देते थे, ऑडियो लगा देते थे कि अब सुनते हुए चलेंगे। जैसे कार में कहीं जा रहे हैं तो कार में उनने लगा दिया कि अब उसको सुनना ही है तुम्हें। तो ऐसे सुनते सुनते जब 2021 में हमें कोरोना वाली वीडियो मिली, उसको सुनने के बाद लगा कि यार वाकई में राजू भाई के बाद कोई ऐसा तो आया है जो व्यक्ति इस चीज पे बात कर रहा है और एकदम स्वतंत्र बात कर रहा है। मतलब वो जो 10 साल का हमारा गैप खाली हुआ था ना, 2010 में जब राजू भाई गए, उसके बाद 2021 में जब हमने सुना, देवेंद्र बलहारा जी तो काफी पहले से इस विषय पे बात कर रहे थे, परंतु जो मैं अपनी बात बता सकता हूं तो 2021 के बाद जो हमने सुनना शुरू किया तो लगा कि हाँ वाकई में वो जो एक पीढ़ी गई थी, एक नई पीढ़ी ने उस भार को अपने कंधों पे उठाया है, और हम सबके बीच में जनता सरकार मोर्चा के नाम से एक नई पीढ़ी और एक नए आगाज के साथ आए हैं। अब हमारा दायित्व तो क्या बनता है कि हम इसको कैसे अधिक से अधिक लोगों तक लेके जाएं, और इस मोर्चे को, इस अभियान को, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाए, इस विषय पे काम करना है। क्योंकि मैं भी उसी पथ का पथगामी हूं, हो सकता है मेरा रास्ता अलग हो, परंतु मैं भी उसी पथ का पथगामी हूं जिस पथ को अंतिम में एक ही जगह पहुंचना है, और हम सबका उद्देश्य एक ही है। कोई आया है किसी उद्देश्य को लेके, कोई आया उद्देश्य को किसी को लेके, लेकिन सबको पहुंचना एक ही है। जैसे हम यहां से निकलेंगे तो धनबाद जाने के लिए कोई अलग रास्ता पकड़ लेगा, कोई अलग रास्ता पकड़ लेगा, परंतु अंततः हमको धनबाद ही पहुंचना है ना। ऐसे ही हम सबका एक ध्येय है कि हो सकता है कोई बैंक के उद्देश्य से आया हो, कोई एजुकेशन के उद्देश्य से आया हो, कोई सिर्फ देखने आया हो कि क्या हो रहा है, कोई और किसी उद्देश्य से आया हो। तो हमें हर किसी को अपने अपने उद्देश्य को पकड़ के ठोस बनना है, और इसी अभियान को देश के हर एक कोने में, हर एक परिवार में लेके जाना है। जैसे आज हम चलते हैं तो मैं बात करूंगा अपनी, हम जब जाते हैं तो अपने किसानों को तो उनके खेत में जाके ट्रेंड करते ही हैं, जो उनकी समस्या होती है उसका समाधान देते ही हैं, परंतु साथ में जब उनके परिवार में रात्रि में निवास करते हैं, रुकते हैं, तो उनके परिवार को ऐसे ही बैठा के
जैविक जीवन कैसे जीना चाहिए उस पे भी बात करते हैं। वो जो परिवार इस आधुनिकता के चक्कर में फंसा हुआ है, इन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चक्कर में फंस के और अपना समय, पैसा, जीवन सब कुछ बर्बाद किए पड़ा है, उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, जो छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो इस युग में अभी नवांकुर हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा तुम्हें कैसे रहना है, आगे भविष्य क्या है तुम्हारा और क्या हो सकता है। चूंकि एजुकेशन पे मैं इसलिए कभी उनसे बात नहीं करता था क्योंकि मैंने कभी देवेंद्र सर की वीडियो नहीं सुनी थी, लेकिन देवेंद्र जी की जब वीडियो सुना तो कहीं ना कहीं हमारा भी मोटो उस पर बदला है कि हमें शिक्षित तो करना है पर आधुनिक शिक्षित नहीं करना है। हमें शिक्षित तो करना है पर आधुनिक शिक्षा जो चल रही है उसको नहीं करना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान और विज्ञान से जो इस आधुनिक विज्ञान और ज्ञान से भी परे था और ऊंचा था। तो हम उस पे बात करते हैं। अभी हमारे बीच में इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ ना भाई साहब? हाँ, अनुमति है मुझे, तो मैं थोड़ा और उसको बात करूंगा क्योंकि परिवार बैठा है और कहीं ना कहीं हमारी माताएं बैठी हैं। तो विशेष तौर से मैं जो हम जैविक जीवन पे बात करते हैं मैं उस पे बात करूंगा। मेरा विशेष ये रहता है कि जो हमारे राजीव भाई ने हमेशा कहा कि हमें अपने खान पान पे विशेष दृष्टि रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिक को अपने जो अपना मेरा पेशा था डॉक्टरी, उसको मैंने छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि मुझे भोजन की थाली को ठीक करनी थी। परोसी हुई जो थाली हमारे पास हमारी माताएं जो भोजन बनाती हैं उसको मुझे ठीक करना था। और मैं कैसे ठीक करूं? तो मैं सिर्फ बता सकता हूं कि कैसे ठीक किया जा सकता है। किसानों को बता सकते हैं कि क्या उगाना चाहिए, उगाने के लिए प्राकृतिक खेती में क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, कौन सी फसल में क्या डालना है, कैसे डालना है, वो सारी चीजें वो मेरी टीम का, हमारे आदरणीय विष्णुदेव जी का काम है। बाकी परिवार को कि परिवार में कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, जिसको हमारे योग ऋषियों ने आहार विहार प्रत्याहार का नाम दिया। कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इस विषय पे आज तक हमें कहीं ना कहीं जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति ने हमें पढ़ाया लिखाया तो हम भूलते चले गए, जिसपे डॉक्टर साहब विशेष तौर से बात करते हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए। हम कभी भी पिज्जा, मोमोज, बर्गर कुछ भी खाने लग जाते हैं। और आजकल इसने तो इतना माहौल बिगाड़ के रखा है। देखिए शहर में सबसे ज्यादा आदमी पिज्जा, बर्गर, मोमोज और ये सारी चीजें खाता है। आपके यहाँ भी मैंने देखा, अभी मार्केट गया हुआ था, देखा सिंगाड़े की बाढ़ आई हुई है। ठंडा सिंगाड़ा, बिल्कुल मतलब इतना ठंडा कि उसको छुए भी ना, उतना ठंडा सिंगाड़ा पड़ा हुआ है और उसको लोग खरीद के खा रहे हैं। समोसे को सिंगाड़ा ही कहते हैं ना यहाँ पे। हाँ, पूरे मार्केट में मैंने देखा। और चूंकि मैंने राजू भाई को बहुत सुना है तो उनने हमेशा हमेशा इस 5 चीजों को, मतलब जो सफेद 5 चीज होती है हमारे घरों में, कौन कौन सी? सबसे पहले नमक, जो हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। मैं आयोडीन युक्त नमक को भी आपको कंफर्म कर दूं, हमारे शरीर में ऑलरेडी आयोडीन बनता है। हमारा पैंक्रियास ऑलरेडी आयोडीन बनाता है। हमारा जो ग्लॉटर होता है, मतलब जो हमारा यहाँ पे जो ग्रंथि होती है गले के नीचे दोनों, वहां से हमारा आयोडीन ऑलरेडी इतना बनता है जितना हमारे शरीर को जरूरत है। परंतु जो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आई थी, उन विदेशी कंपनियों ने देखा कि सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा नमक खाता है ना भाई। कुछ भी बने, किसी के घर में कुछ भी बने, पर नमक तो डलेगा ना। तो सबसे पहले उनने नमक पे चोट पहुंचाई और उनने एक नया फंडा दिया लोगों को कि आपको घेघा रोग नहीं होगा, इसके लिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना है। उनने ये नहीं बताया कि आप जो खा रहे हो ऑलरेडी उसमें आयोडीन है। आप जो उस समय में हमारे पूर्वज खाते थे, मतलब जो ढेले वाला नमक था या गड़े वाला नमक था, जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, या आजकल उपवास का नमक हो गया है वो, है ना, लोग उपवास के नमक के नाम से जानते हैं। तो चूंकि उपवास का नमक अब सिर्फ उपवास में खाने लायक रह गया और हमें बार बार हमारे माइंड में डाला गया, टीवी चैनलों में, दुनिया में हमें दिखाया गया कि आयोडीन युक्त नमक खाना है, और हमने धीरे धीरे उस नमक की ओर कदम बढ़ाया। और जो हमारा शुद्ध नमक था, जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया था सेंधा नमक, उसको हमने छोड़ दिया। और उसका फल क्या हुआ कि वो जो 4% पूरे भारतवर्ष में जिनको घेघा रोग था, घेघा समझते हैं ना, वो गला जिनका बड़ा हो जाता है ना, उसको ग्लटर या घेघा रोग कहते हैं। तो वो अकेले 4% पूरे भारतवर्ष में घेघा रोग के मरीजों के लिए जो आयोडीन की, एक्स्ट्रा आयोडीन की जरूरत थी, उसके चलते हमको पूरे 96% जिनके शरीर में सफिशिएंट आयोडीन थी, उनको भी अलग से आयोडीन खाना पड़ा। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ?
कि हमारी किडनी, लीवर और हार्ट तीनों का उनने धीरे धीरे सने 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 काम कर दिया। और उसके 10 साल बाद, जब से ये नमक शुरू हुआ है ना, उसके 10 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है कि इस समय में किडनी, हार्ट और लीवर तीनों के मरीज सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको मार्केट में। सही है ना? आप अपने आसपास भी इस चीज को बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहले राजीव भाई ने बोला था कि हमें नमक को बदलना है अपने घर में। अपने घर में वापस से हमें उस सेंधा नमक की ओर आना है जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए या बता के गए। मुझे लगता है कि सब लोगों ने सेंधा नमक घर में देखा होगा, वो गड़े वाली आती थी, इतनी बड़ी बड़ी, है ना, बोरियों में आती थी पहले, वही नमक खाते थे ना। और जो जिनकी उम्र 50 से ऊपर होगी वो तो लगभग सबने खाया होगा, 40 से ऊपर वालों ने, क्योंकि ये अभी पिछले 20 सालों में ही इस नमक की एक प्रकार से पूरी बाढ़ आई है, या एक प्रकार से हमारे घर में इस नमक को चेंज कर दिया गया है। और किसने किया? वही बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनको पता था कि हमें आगे चल के भारतीय बाजार में हार्ट, किडनी, लीवर की महंगी से महंगी मेडिसिन बेचनी है। उन्हीं अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस मार्केट में हमें ये सब दिखाया कि हमें आयोडीन युक्त नमक की जरूरत है। और 10 साल पहले, 20 साल पहले ही उनने इन दवाइयों पर रिसर्च करके रख लिया था कि हमें भारतीय बाजार में जब हार्ट, लीवर, किडनी या इस आयोडीन से होने वाली अन्य बीमारियों की वजह से जब वहां पे मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हम इन अपनी दवाइयों को बेच के और करोड़ों का कारोबार करेंगे। और आज हम कितने चाव से उस नमक को खाते हैं। आज आप लोगों ने सेंधा नमक वाला भोजन किया है सभी ने, जो आपकी सब्जी में डला हुआ था। चूंकि आज सब्जी में थोड़ी शायद नमक कम थी, दाल में भी ठीक ठाक नमक थी, तो जो आज आप नमक खाए हैं वो सेंधा नमक है। टेस्ट में कोई अंतर आया क्या? कुछ लगा क्या कि कहीं से आयोडीन कम है या कुछ है? कुछ भी नहीं लगा ना। तो हम क्यों वापस से आयोडीन खा के अपने आप को खराब करें या अपने परिवार को, परिवार के लोगों को बीमार करें? उससे अच्छा तो हमें वापस से सेंधा नमक में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना। तो हमारी माताओं को सबसे पहले प्रयत्न करना है कि अपने घर के लोगों को जो आपके लिए सब्जी नहीं, आपके लिए नमक या किराना लाके देते हैं, उन लोगों को आप बोलें कि आप सेंधा नमक लाइए। आप आग्रह करेंगे, आप बोलेंगे तो वो जरूर लाएंगे। बस मेहनत कितनी करनी है कि चूंकि वो पत्थर वाला नमक होता है, उसको कूट के पीस के रखना है अपने पास। सिर्फ मेहनत उसको कूटने पीसने में है, बाकी कुछ नहीं है। उतना तो कर सकते हैं ना हम। पर उससे फायदा क्या होगा कि आपके परिवार में बीमारियां कम होने लग जाएगी, गैस कम बनेगी। सबसे बड़ा उसका काम है, जो अभी आयोडीन हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो तुरंत गैस बनाती है। और आप सेंधा नमक आज जितने ने खाए हैं, अभी किसी को गैस बनी क्या? इतना चावल जितना आज खाया ना, इतना अगर मैं दूसरी जगह खा लेता आयोडीन वाले नमक के साथ तो तुरंत मुझे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने लग जाती। मतलब मुझे लगता कि कुछ अड़ रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ तो थोड़ा खाया, भैया लोगों के साथ बैठ के, उसके बाद अलग से टमाटर की चटनी बनवा के उसमें भी खा के आया चावल। मुझे बहुत टेस्टी लगा वो चावल, तो मैंने अलग से फिर से खाया 2 चम्मच। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज माताएं इतनी बैठी हैं, तो अपने घर के नमकों को सबसे पहले बदलना है। और जिनकी घर की माताएं नहीं आई है वो भी अपने घर में जाके और सबसे पहले प्रयत्न करो कि आपको अपने घर का नमक ही बदलना है सबसे पहले। हम जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें हमारा भोजन सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे भाई डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और उनकी पूरी टीम कहती है कि जैसे शिक्षा हमारे लिए सबसे मील का पत्थर साबित होगी, उस शिक्षा के साथ हमारा भोजन भी उस मील के पत्थर में एक कदम चलने की दिशा में काम करेगा। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन को ठीक रखना है तो भोजन को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि मन शुद्ध होगा तभी जाके हम जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, या जिस शिक्षा की बात भाई देवेंद्र बलहारा जी कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब, उनकी पूरी टीम, आपके पास निरंतर ये कौन सी ट्रेनिंग है? 39वीं ट्रेनिंग है, और कंटिन्यू इसके बाद ट्रेनिंग लगी हुई है। तो इन ट्रेनिंगों में जिस शिक्षा पद्धति को, जिस व्यवस्था को परिवर्तन की बात करती है, उसके लिए हमें शरीर को और मन को सशक्त रखना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने घर में सबसे पहले नमक बदलना है। दूसरा, सफेद, जिसको बदलने की बात भाई राजीव दीक्षित जी करते थे और हम भी निरंतर उनको सुन के और आज तक जितने लोगों के घर में बैठे हैं जाके वहां बात करते हैं, वो दूसरा है चीनी या शक्कर। जैसे हमारे यहाँ पे उसको शक्कर बोलते हैं, बहुत जगह उसको चीनी बोलते हैं, है ना? हाँ, नहीं, इसलिए मैं दोनों चीज बता रहा हूं। हमारे यहाँ जिस चीज को, जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पीछे वाला हिस्सा है और इस तरह पंजाब, इधर जब जाते हैं तो वहां पे वो चीनी हो जाती है, ठीक है?
मैं मध्य प्रदेश का हूं, हमारे यहाँ उसको शक्कर बोलते हैं, मतलब जो चाय में डलती है। अब उससे समझ जाएं कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। जो आधुनिक युग में अभी इस समय जो चाय में डल रही है वो शक्कर या चीनी जो भी आपके घर में, सबसे पहले उसको बदलिए। वो सेकंड प्रोसेस में आपको लाना है। क्यों बदलना है? क्योंकि उसका एक छोटा सा कारण बताता हूं। उसको एक सल्फर के प्रोसेस से गुजारा जाता है। चीनी बनती ही गुड़ से है ना, और गुड़ भी गुड़ से नहीं, गन्ने से, और गुड़ भी गन्ने से बनता है। दोनों एक ही से उत्पादित हैं, परंतु दोनों के कलर अलग अलग है ना। एक सफेद है और एक लालपन लिए रहता है, अलग अलग, थोड़ा डार्क थोड़ा हल्का हो सकता है। तो अभी उसको सफेद करने के लिए कंपनियां क्या करती है कि उसको सल्फर के प्रोसेस से गुजारती हैं, और सल्फर के प्रोसेस से गुजारने से उसका क्या होता है कि वाइट, उसमें जो कलर होता है वो वाइटनेस आ जाती है, उसमें क्रिस्टल हो जाता है वो। और हमारा साइंस या हमारा विज्ञान या हमारे पूर्वज जो हमारे आयुर्वेद के जानकार हैं, उन लोगों ने स्पष्ट लिखा है या बताया है कि अगर हमारे शरीर में सल्फर गया है, कौन सा सल्फर? ये केमिकल वाला सल्फर है ना। इस सल्फर को, या जो चीनी हम 1 चम्मच लेते हैं, चाहे चाय में लें या किसी मिठाई के रूप में लें या कुछ भी लें, इस सल्फर को निकालने के लिए हमारे शरीर को 72 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। कितने घंटे? लगभग 72 घंटे, ठीक है। और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। किस चीज की? कैल्शियम की। मतलब सल्फर को, जो केमिकल वाला सल्फर जो बॉडी में गया है, उसको अगर बाहर निकालना है तो हमें सल्फर क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। अब ये बताइए कि हम अपने भोजन में नित्य कैल्शियम लेते हैं क्या? या कैल्शियम वाली कोई ऐसी चीज लेते हैं क्या नित्य? नहीं लेते ना। दाल चावल सब्जी रोटी पे टिक गई है जिंदगी हमारी, ऐसे ही हो रहा है ना। वो भी दाल चावल सब्जी रोटी कौन सी? पूरी तरह केमिकल युक्त। मतलब हम तो पिछले 10 साल 15 साल पहले जो बिना केमिकल की घर में उगा के या अपने खेतों में उगा के खाते थे, उससे भी हमने अपने आप को मुक्त कर लिया। अब तो गवर्नमेंट वाली खाने लग गए हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। गिने चुने लोग, मुझे लगता है यहां कुछ लोग होंगे जो शायद अपना खुद का उगा के खाते होंगे, बाकी अधिकतर लोग तो सरकार के भरोसे या मार्केट के भरोसे हो गए हैं। तो जब हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो फिर शरीर क्या करेगा उस सल्फर को निकालने के लिए? हमारी जो हड्डियां हैं, ये हड्डियों का धीरे धीरे क्षरण होता है। मतलब हड्डियों से कैल्शियम बाहर आता है और फिर उस सल्फर को निकाल के वो भी बाहर निकल जाता है। वो वापस से हड्डी में नहीं चला जाता, वो भी हमारे यूरिन, मतलब हमारे जो उपांग हैं जिनसे हमारे सब अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उससे वो भी बाहर निकल जाता है। इसका उदाहरण देखो, पहले आप सब झाड़ पेड़ थोड़ी बिल्डिंग से कूद फांद के चले आते थे तो कभी हड्डियों में चोट लगती थी क्या? नहीं लगती थी ना। उठते थे, ऐसे झराते थे और चल देते थे। आज का बच्चा एक छोटी सी सीढ़ी 2 सीढ़ी से अगर गिर जाए तो फ्रैक्चर निकल आता है। उसका कारण क्योंकि जब 9 महीने वो माँ के पेट में था तो माँ ने खूब मीठा खाई, खूब नहीं खाई तो थोड़ा खाई, शक्कर खाई, चाय पी, कुछ ना कुछ तो की उसने। तो जो उसके शरीर में कैल्शियम स्ट्रांग रूप से बनना था, माँ के ही शरीर में नहीं था, तो बच्चे को क्या मिलता? और जितना मिला उतने से उस बच्चे का हड्डी इतना मजबूत नहीं हो पाया कि वो 2 सीढ़ी या 3 सीढ़ी से गिर जाए या थोड़ा सा ऐसा कहीं टकरा के गिर जाए तो उसकी हड्डियां टूटे ना या फ्रैक्चर ना निकले। थोड़ा सा गिर जाता है, दरवाजे में ठोकर लग जाए, गिर जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है। मैंने निरंतर 15 साल इन चीजों को देखा है, और उसमें लास्ट के 5 साल तो बहुत ज्यादा देखे मैंने, 2010 से 2015 के बीच में। इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोग को कह रहा हूं, और पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि आप लोग इसको मानेंगे, क्योंकि हम जिस बैनर तले बैठे हैं, भाई साहब ने हमें पहले ही बोला था कि हमें सब करना है, पर क्या नहीं करना है? विश्वासघात नहीं करना है, झूठ नहीं परोसना है। पहले ही सेशन में कह के गए ना भाई साहब ने, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी ने कहा कि नहीं, चिटिंग नहीं करना है। तो जो मैं बोल रहा हूं वह पूरे मनोयोग से और पूरी ईमानदारी से आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको सिर्फ अपने घर में, अपने जीवन में अपनाना है। एक साथ नहीं अपना सकते तो धीरे धीरे प्रोसेस करके अपनाइए। तो कैल्शियम की पूर्ति कहां से हुई? हड्डियों से, जिसके वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे हड्डियों से कमजोर होता चला जा रहा है। और आज देखो हमारी माताओं को, बहनों को सबसे ज्यादा हड्डियों से होने वाली प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो सफेद पानी की समस्या हो, चाहे उनके यूट्रस की प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो, या अन्य प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई पूरी एक श्रृंखला है।
उसको बताऊंगा तो थोड़ा लंबा समय होगा, लेकिन ध्यान रखो माताओं और जितनी बहनें बैठी हैं और जो उनके घर परिवार से आए हुए हैं कि जितनी समस्याएं आज माताओं को बहनों को हो रही हैं, सबसे ज्यादा गायनोकोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम हो रही है उसका एक कहीं बड़ा रीजन जो है वो चीनी है, शक्कर है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज को हमें अपने घर से निकालना है। तीसरा बड़ा कौन है? रिफाइंड आटा, तेल या मैदा। ठीक है, ये तीनों हमारे लिए बहुत घातक हैं। तीनों एक दूसरे के भाई हैं, सगे सगे भाई हैं। जैसा रिफाइंड ऑयल है वैसे रिफाइंड आटा है, वैसे रिफाइंड मैदा है। ठीक है, रिफाइंड आटे से तात्पर्य है जो हम चक्की में पिसवाते हैं ना, जिससे गरम गरम आटा निकलता है पिस के, मैं उस आटे की बात कर रहा हूं। और जाके हम दुकान वाले को बोलते हैं कि भैया थोड़ा चिकना कर देना, थोड़ा दरदरा है। हम बोलती है ना, हाँ ऐसे छू के बोलेंगे कि अरे थोड़ा दरदरा हो गया, थोड़ा चिकना कर देना, रोटी अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल गलत है आप लोग इस विषय पे। आटा, एक तो पहली चीज तो गेहूं खाना नहीं चाहिए। गेहूं हमारे यहाँ का भोजन ही नहीं है भारतवर्ष का। 1955 में हमारे देश में विदेश से लाया गया था लाल कलर का गेहूं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका रूपांतरण होते होते आज उसके डीएनए में इतना चेंजेस किए वैज्ञानिकों ने कि अब वो हमारे भोजन का अभिन्न अंग बन चुका है। चूंकि हम खाते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है कि उसको हम थोड़ा दरदरा पिसवाएं। दरदरा मतलब मोटा पिसवाएं, जितना मोटा हम रोटी बना सकें उतनी मोटी पिसवाएं, और फिर उसको उसका सेवन करें। और नहीं तो आपके यहाँ की रागी तो बड़ी फेमस है। आप तो उस प्रदेश में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे रागी मतलब मिलेट्स का एक सबसे अच्छा हिस्सा आपके यहाँ होता है जिसको रागी बोलते हैं, मड़ुआ। तो आप उसकी रोटी खाइए, उसका उपयोग कीजिए, और अपने परिवार से सबसे पहले रिफाइंड तेल, रिफाइंड मैदा और रिफाइंड आटे को अलविदा करिए। क्योंकि तेल जो रिफाइंड हो गया वो आपके खाने लायक नहीं है। आपको याद दिलाता हूं, आपके पूर्वज माताएं जितनी बैठी ध्यान से सुनेंगे, आपकी जो माताएं रही होंगी, माएं रही होंगी, जब घर में भोजन बनता था या कोई पकवान बनता था तो तेल उतना ही डालती थी वो कढ़ाई में जितने में पकवान पक जाए। बचा के कभी नहीं रखी उनने गरम तेल को, रखी क्या? किसी को याद है ऐसा? याद है ना? मतलब तेल कढ़ाइया में उतनी ही डाली जाती थी जितने में पूरी सिक जाए या कोई पकवान सिक जाए, और उसके बाद जो बचता था थोड़ा सा तेल उसमें सब्जी फ्राई कर लेते थे। गरम तेल को ठंडा करके रखने का रिवाज नहीं था हमारे देश में, ना हमारे परिवारों में। ये हमको परोसा गया है। और रिफाइंड तेल तो था ही नहीं, हम शुद्ध तिलहनी चीजों की तेल खाते थे। तिलहनी जो होती थी, चाहे वो सरसों हो, तिल हो, अलसी हो, महुआ की जो गुल्ली आती है ना, इधर महुआ होता है ना, उसका जो फल निकलता है, उसका जो तेल निकलता है। घी नहीं तो गुल्ली सही, ऐसा कहा जाता है। मतलब घी नहीं है तो गुल्ली का तेल भी उतना ही काम करता है जितना घी काम करता है। किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसको सिर्फ गुल्ली का तेल नाभि में लगाना शुरू कर दो, विटामिन डी की रिच मात्रा हो जाएगी उसकी बॉडी, इतना उसमें विटामिन डी होता है। इसलिए हल्का सा कड़वा लगता है, खाने में कसेला लगता है ना गुल्ली का तेल, उसका कारण है उसमें विटामिन डी रिच मात्रा में होती, प्रचुर मात्रा में, इसलिए उसका स्वाद वो विटामिन डी की स्वाद के वजह से ऐसा लगता है, विटामिन डी का स्वाद है वो। जी, गुल्ली का बॉटनिकल नेम तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जो महुआ तो जानते हैं ना, महुआ के बाद जो फल फलता है उसी से तेल निकलता है। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसका जो तेल निकलता है, जो कोल्हू से निकाला जाता है, मैं उस तेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जितनी तिलहनी तेल होती हैं, लेकिन वो भी जो कच्चे घानी से निकली हुई हो वही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। कच्चे घानी का तात्पर्य यह है कि जिस तेल को निकालते समय तेल गर्म ना हुआ हो। कच्चा घानी मतलब जिस तेल को निकालते समय तेल गर्म ना हुआ हो, उसको बोलते हैं कच्चे घानी का तेल। आप लोग के यहां तो कोल्हू बहुत प्रसिद्ध रही है ना, ये आपके यहाँ जो कोल्हू है ना, मैंने अभी एक वीडियो देखा था, किसी ने डाला था, उसने तो बैल वाला कोल्हू लगाया है आपके झारखंड में। देख के बड़ी खुशी हुई, बैल से चलने वाला कोल्हू, मतलब वो उसका निकला हुआ तेल तो ये मान लो कि बिल्कुल सर्वोत्तम तेल है। और रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड बनाने का प्रोसेस अगर बताऊंगा तो अभी अलग से टाइम लगेगा। इतना समझ लो कि रिफाइंड जो जिसमें सोयाबीन रिफाइंड तेल लिखा आता है, चूंकि सोयाबीन का कोई तेल ही नहीं बनता,
ठीक है। सोयाबीन का तेल निकालने के लिए उसको एक दूसरे उसमें डुबाया जाता है और फिर उसको पिरोया जाता है, तब जाके उसका निकलता है जो मटेरियल। उसको भी 3 बार अलग अलग टेम्परेचर में, अंतिम में 100 डिग्री टेम्परेचर में उसको जलाया जाता है, और जो जला हुआ पार्ट अंतिम में पानी जैसा निकलता है उसको हम तेल समझ के खाते हैं। और देखो मार्केट में, मैं इसलिए बार बार बात कर रहा था, मार्केट में देखा, मार्केट में तो इतनी बड़ी कढ़ैया में तेल डालते हैं पीपे भर, और उसमें पकाते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं। फिर जैसे ही सामान खत्म होता है फिर से उसमें वापस से डालते हैं, फिर पकाते हैं, बार बार ठंडा करते हैं, बार बार गर्म करते हैं। ये जो बार बार ठंडा गर्म करने की प्रोसेस है तेल को, इसमें जो बीच में केमिकल बनता है वो केमिकल हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए हमारी माएं पहले तेल नहीं बचाती थी गर्म करके, बिल्कुल जितना उतना ही तेल यूज करती थी जितनी उनको अभी लगनी है। बचा के कटोरी में रख लें या दूसरे डिब्बे में रख लें, कल सुबह यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं था ये प्रथा। इस प्रथा को वापस से बदलना है और रिफाइंड तेल को खत्म करना है। मतलब मार्केट का जो सोयाबीन तेल है वो कुछ भी नहीं है, तेल है ही नहीं। ये समझो कि शुद्ध जहर खा रहे हो आप लोग। बस ये है कि वो स्लो पॉइजन है, एकदम से असर नहीं कर रहा है, धीरे 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 करके असर कर रहा है। और उस तेल को भी लाने वाली वही बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिनने इसका परिणाम, दूरगामी परिणाम हमारे 10 साल बाद का सोच के पहले दवा बना के रख ली कि उस तेल से हमारे शरीर को जो भारतीय मतलब परिवेश में जो नुकसान होगा, उससे जो हम प्रॉफिट कमाएंगे, उसके लिए पहले ही उनने मेडिसिन बनाई हुई है। और अब हमको परोस रहे हैं उस तेल के लिए। क्या बन रहा है? गैस बन रही ना। अमूमन अधिकतर लोगों को गैस बनती है, क्यों? क्योंकि वो तेल बार बार गर्म हो चुका है भाई। फिर दूसरी चीज, वो जो सिंगाड़ा है उसमें ऑलरेडी मैदा है, ऊपर का कवर तो मैदे का बनता है ना। और मैदे को खाने के लिए भी शरीर को पूरे 72 घंटे लगते हैं निकालने के लिए। शरीर को मैदा एक बार कोई खा ले तो 72 घंटे वो आंतों में चलते रहता है, तब जाके बाहर निकलता है। अब आप सोचो 72 घंटे मतलब 3 दिन में आप लोग कितने बार समोसा खाते हैं, या मार्केट में लोग कितनी बार समोसा खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते? सिंगाड़े की बात कर रहा हूं, समोसा बोला तो सिंगाड़ा, हमारे यहाँ उसको समोसा बोलते हैं। अच्छा, बोला जाता है? नहीं, आज मार्केट में सब सिंगाड़ा बोल रहे थे तो मुझे लगा यार हमारे यहाँ तो वो काला वाला सिंगाड़ा आता है, उसको हम लोग सिंगाड़ा कहते हैं, जो पानी से, तालाब से जो निकलता है ना। यहाँ पे सिंगाड़ा, यहाँ पे मुझे पता चला सिंगाड़ा मतलब समोसा। अच्छा चलो ये ठीक है, अब यहाँ समझ गए कि वो सिंगाड़े का भाई निकला ये बड़ा वाला। तो हमें मैदे से बनी हुई चीज, रिफाइंड तेल और रिफाइंड आटा से बचना है, ठीक है। चौथी चीज हमारे घर में क्या है? देखो, गाय का जो दूध, मतलब देसी गाय जो हमारे यहाँ की वैरायटी है, वही दूध है। बाकी जो दूध है वो दूध नहीं है, वो जहर है आपके लिए। मतलब आप ये समझ लो कि वो जो अभी जर्सी चल रही है ना मार्केट में, HF और जर्सी जितनी हम देख रहे हैं घूम रही हैं बड़ी बड़ी, वो एक्चुअली में विदेश की सूअर है। विदेश में उसके दूध का कोई यूज नहीं करते। अपने कोई रिश्तेदार, परिचित या कुछ भी उनसे पूछ लेना, गूगल में सर्च कर लेना, वो गाय ही जीएम है। जो बार बार इस मंच से बार बार हर बार बताया जाता है कि वो गाय ही जीएम है। और उस जीएम गाय से हम लोग निकले हुए दूध का इतने चाव से दूध पीते हैं, या तो उससे चाय पीते हैं, या जमाने में पता नहीं क्या क्या दूध का आइटम बना के हमारे पास मार्केट में आता है, इतना खोआ आता है, वो सब इन्हीं दूधों से बन के आ रहा है। तो आप सोचो किसका दूध पी रहे हो? सूअर का। मैं तो सीधी बात करता हूं, मैं जिन परिवारों में बैठता हूं वहां भी यही बताता हूं कि आप सूअर का दूध पी रहे हो, तो पीना है या नहीं पीना है, या हमें डिसाइड करना है कि हम अपने परिवार को अपनी गाय का दूध पिलाएं जो हमारे यहाँ की थी, या हम उस सूअर का दूध पिलाएं। क्या हमारी माताएं अपने बच्चों को सूअर का दूध पिला सकती हैं? इसलिए आप और अपने परिवार को और अपने मोहल्ले को, इस पूरे देश को हमें सुधारने के लिए निरंतर इस विषय पे बात करना है कि ये जो गाय जो HF घूम रही है, इनको हमें इनके दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, और इनके दूध से बनी हुई किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है। मैं कहता हूं मित्रों, गुड़ खा के रह जाना, पर मीठे का स्वाद मत लेना मार्केट के, क्योंकि वो जहर ही है हमारे लिए, क्योंकि उसमें शक्कर भी डला हुआ है, चीनी। फिर उस दूध का उपयोग किया गया है जो दूध हमारे लिए नुकसानदायक है कि नहीं? और पांचवी चीज जी, हाँ, पांचवी चीज कौन सी है? बताओ बताओ। हाँ
हमारे घरों में जिसने घर बना लिया, हमारे हर एक परिवार, भारतीय परिवेश के एक एक घरों में कुछ ही चुनिंदा घर होंगे जो बचे होंगे, अन्यथा वो बाल में एल्युमिनियम के बर्तन देने वालों ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब आप सोचो, जिस बर्तन को आप लोग बाल में दे देते हो, टूटे हुए बाल जो हमारे बाल के गुच्छे निकलते हैं, उस गुच्छे से भी सस्ता एल्युमिनियम है। वो इतने बड़े गुच्छे में वो बर्तन दे जाता है। मतलब आप सोचो कि हमारे जो टूटे हुए बाल है उसकी कीमत उस एल्युमिनियम से ज्यादा है कि नहीं? और हम बड़े चाव से सोचते हैं यार हमको एक नया बर्तन मिल गया, बाल गया तो गया, वैसे ही टूट के फेंक देते, उससे अच्छा तो चलो एक नया बर्तन मिल गया। एल्युमिनियम से बना हुआ कोई भी बर्तन, स्पेशली प्रेशर कुकर, भूत है हमारे घर का। राजीव भाई कहते थे, और मैंने इस मंच से भाई से भी कई बार सुना हूं, रविंद्र भाई से, कि वो भूत है हमारे घर का। किसी घर में भूत लग जाए तो क्या होता है? घर बर्बाद हो जाता है ना। या तो किसी ओझा को या किसी जानकार को बुलाना पड़ता है। तो हमारी जनता सरकार मोर्चा उसी की जानकार है, जो निरंतर आप लोगों के बीच में जाके और इस विषय पे बात करती है, बताती है कि हमारे घर में जो बैठा भूत है, एल्युमिनियम नाम का जिससे बने हुए बर्तन है, उसका एक प्रेशर कुकर है जिसमें हम निरंतर, हर परिवार में प्रेशर कुकर का उपयोग हो रहा है इस समय में। 2 मिनट में चावल बना देता है, और यहां बेचारा वो पका रहा है तो आधे घंटे तक उसको खो ही रहा है चावल को पकने के लिए। अब आप सोचो, जो कुकर 2 मिनट में आपके चावल को पका दिया और इसने आधे घंटे लिया, तो कुछ तो अंतर आया होगा ना। क्योंकि साइंस ने उस विषय को बताया है कि जब ताप और दाब पड़ता है तब वो फटता है, पकता नहीं है। नीचे से ताप है, ऊपर से दाब है एयर का, और बीच में फंस गया बेचारा चावल, तो वो फट जाता है, पकता नहीं है। और हम सोचते हैं कि पक गया है। वैसी दाल भी गलती नहीं है, फटती है, और पेट में जाके जब वो पकती है तो फिर गैस बनाती है। आप लोगों को याद दिलाता हूं, हमारे पूर्वज जो थे, मतलब माताएं थी, वो दाल को शाम को चढ़ा देती थी 4 बजे से, चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती थी ना, दाल बनाना होता था तो, क्योंकि उसको जितना मंद गति से पकाओगे वो उतना अच्छा पकेगा। और उसके ऊपर जो फेन बनता था उसको चम्मच से निकाला भी जाता था, अलग कर दिया जाता था। ऐसे ही होता था ना। हाँ, मतलब कुछ जगह तो ये है, जैसे रविंद्र भाई बता रहे हैं कि 8-8 घंटे पहले पानी में भिगो देते थे, उसके बाद उसको फिर पकने रखते थे। मैंने अपने घर में जो देखा है कि शाम को 4 बजे 5 बजे चूल्हे में चढ़ा देते थे, वो 7 साढ़े 7 बजे तक पकते रहती थी आराम से। उसके बाद फिर उसको फ्राई करते थे। तो जो दाल 3.5 4 घंटे और 8-8 घंटे पानी में पकने के बाद, मतलब गलाने के बाद हम बनाते थे, आज उसको हम मुश्किल से 4 सीटी लेते हैं और बोलते हैं पक गई, फ्राई की और खा लिए। तो उसमें जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जब हमारे पेट में फैलती पसरती है ना, तो यही गैस वाली समस्या सबसे ज्यादा पैदा करती है। और उसके वजह से ही हमारे ब्लड में अम्ल बढ़ता है। जैसे वो रिफाइंड तेल खाने से हमारे शरीर में अम्ल बढ़ता है, वैसे ही ये दाल खाने से, इसके प्रोटीन से भी हमारे शरीर में अम्ल बढ़ता है। और वही अम्ल, वही एसिड बाद में जाके क्या बनाता है? अटैक का कारण बनता है। जैसे जैसे बॉडी में अम्ल बढ़ेगा, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, धीरे धीरे करके व्यक्ति एक समय ऐसा आएगा, हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं उसको अटैक मारेगा, कभी हार्ट में मारेगा, कभी ब्रेन में मारेगा। मतलब शरीर की सबसे नाजुक जो तंतु होगी, शरीर की सबसे नाजुक नस होगी, उस नस में जाके वो अपना काम कर देगा। और फिर हमारी स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति सब जानते हैं कि अगर किसी के घर में किसी को अगर अटैक आया है तो क्या स्थिति बनती है। तो हम चाहते हैं क्या कि हमारे परिवार में कभी ऐसा हो नहीं ना। और विशेष तौर से हमारी माताएं, जिनके हाथ में तो हमारी पूरी रसोई है ना। और हमारे राजू भाई कहते थे कि रसोई ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। मतलब आपको पता है रसोई में कितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स से मसाले होते हैं? कितने होते हैं? मुख्यतः 47 या 48 प्रकार के मसाले होते हैं आपकी रसोई में। वही मसाले जिनका उपयोग करके आप कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कई अनेक। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे मुझे मान लो, या कोई मुझे पूछता है कि सर्दी हो गई है, तत्काल हुई है, क्या करूं? तो मैं उसको बोलता हूं कुछ नहीं कर, कंडे जला। कंडा मतलब समझते हैं ना, उपला गोबर का,
उसको जला, और जब उसका धुआं निकलना बंद हो जाए तो उसमें पहले 4-6 बूंद 10 बूंद घी डाल दे, या जो भी आपके पास व्यवस्था है घी की उतनी घी डाल दो। घी बोले तो गाय का, देसी गाय का, ठीक है। दूध बोले तो देसी गाय का, और घी बोले तो देसी गाय का। कुछ अपने को उसका नहीं लेना है, सुअर का। नहीं तो मार्केट में तो 200 रुपए किलो भी उपलब्ध है सुअर का, ठीक है। तो घी डाल दो, और घी के बाद हमारे घर, हमारी जो रसोई है उसमें हमारे पास हींग हल्दी सब रहता है, गुग्गल भी रहता है, अजवाइन भी रहता है। आप बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हींग, पहले सबसे पहले थोड़ी हींग डालो, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, उसके पीछे हल्दी डालो, 1-2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, उसके पीछे थोड़ा सा गूगल डाल दो, उसका अनुलोम विलोम करो, और अंतिम में थोड़ा अजवाइन डाल दो, उसका अनुलोम विलोम करो। ऐसे आप दिन में 2 से 3 बार कर लो, आपकी जो सर्दी है वो बिना दवा के ठीक हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, करके देख लेना अगर किसी को विश्वास ना हो। कुछ नहीं, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इसलिए रसोई को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय कहा गया है। ऐसे पूरे अगर 47-48 इंग्रेडिएंट्स आपके घर में, तो समझ लो कि कोई दवा की जरूरत नहीं, ना कोई घर में बीमार पड़ेगा, ना किसी चीज में जाने की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और माताएं अपने घर को, अपनी रसोई को रसोई कहना शुरू करो। आप लोगों ने उसको किचन बना दिया है। नहीं, किचन मतलब वो जहां पे रोज किचकिच हो, उसको किचन कहते हैं, है ना। मतलब अगर किचन में कोई भोजन बनाए हैं तो उसको खाने वाला व्यक्ति दिन भर किचकिच ही करेगा, लिखित रख लो। और अगर आपने उसको रसोई समझ के उसमें गए हो, तो जहां रस टपकता हो उसको ही रसोई कहा जाता है। तो जब भोजन में रस आएगा तो उसको खाने वाला दिन भर एकदम रस से भरपूर रहेगा, उसका हर काम बिल्कुल समय पे व्यवस्थित होगा। इसलिए हमें अपने घर को घर ही बने रहने दो, और अपने रसोई को रसोई ही रहने दो। आधुनिकता के युग में उसको किचन मत बनाओ। मैंने बहुत सारी माताओं को इस विषय पे समझाया है, और उन माताओं ने उस चीज को माना, देखा, और आज उनका परिणाम इतना अच्छा मिला है ना कि वो वाकई में अब रसोई ही कहते हैं उसका। अब कोई नहीं कहता कि हमारे किचन में ये रखा है या वो रखा है। तो ये चीजें हम निरंतर अपने प्रवासों में जाके इन चीजों पे लोगों से बात करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे बात करते हैं। एल्युमिनियम की बात थी, तो एल्युमिनियम जो है वो जब गर्म होता है तो उससे एक एल्युमिनियम बॉक्साइड नाम का एक रसायन निकलता है, और जैसे ही हम जितना उसको गर्म करेंगे उतना ज्यादा वो, मान लो अगर हमने उसमें सब्जी बना लिया किसी एल्युमिनियम की गंजी में, तो उससे जो एल्युमिनियम बॉक्साइड मिलेगा वो हमारे एल्युमिनियम की मतलब हमारे सब्जी में भी मिल जाएगा, और वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो वापस से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, और उसके वजह से भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, और वो निकलता ही नहीं शरीर से। फिर उसके लिए डिटॉक्स करवाओ, वापस से भैया के पास आओ, डॉक्टर साहब के पास पूछो कैसे डिटॉक्स करना है। सबसे अच्छे बर्तन मिट्टी के, सबसे अच्छे बर्तन, दूसरे पीतल और कांसा के, और जिनके पास पैसा है तो सोने और चांदी के भी, ठीक है। परंतु हम उस परिवेश में, हमारा भारतीय समाज उस परिवेश में है कि हम मिट्टी, पीतल और तांबा को तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन उससे करने से क्या होगा, आपके अंदर जो एनर्जी है, सुबह जो एनर्जी चेक कर रहे थे ना, महाराज जी आए हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, वो जो हाथ की एनर्जी आप लोग को दिखा रहे थे ना, उस एनर्जी को अगर बदलना है तो सिर्फ अपने घर से एल्युमिनियम को निकाल के फेंक देना, एल्युमिनियम के बर्तन का उपयोग करना ही नहीं, और प्रतिदिन पीतल की या कांसे की थाली में, या कांसे की थाली ना हो आपके घर में अभी प्रेजेंट में, तो पतली बना लेना। पत्तल तो समझते हैं ना, हाँ, कांसा पीतल सब क्या है, अच्छा बक्से के अंदर है, हाँ। वो क्या होता है ना कि उसको धुलने में थोड़ी तकलीफ होती है, सफाई करने में, तो हमारी माताएं बहनें उसको बढ़िया बक्से में, वो जो विवाह में पेटी आती है ना ससुराल मायके से, उसमें सब बंद करके रख देती है कि अरे कोई अच्छे लोग आएंगे तो खिलाएंगे। भैया बहनों माताओं, आपके परिवार से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। पड़ोसी आए तो उसको अच्छी चमकती हुई उसकी स्टील की एल्युमिनियम की थाली में खिला देना, पर हमारे घर के व्यक्ति को तो पीतल या कांसे की थाली में ही खिलाओ व्यवस्था के अनुसार।
और वो भी ना हो जिनके घर में, तो पत्तल में खिला देना। मैं अपने एक मरीज का उदाहरण बताता हूं। मेरे एक मरीज टीबी का, मैंने उसको एलोपैथी से टीबी का ट्रीटमेंट दिया और वो ठीक हो गया, परंतु ठीक होने के बाद ये स्थिति हुई थी कि एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया था। मतलब लगता था कि अब लुढ़केगा कि कल लुढ़केगा। अंततः मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने उसको एक सुझाव दिया कि जो पलास होता है ना, पलास सब समझते हैं ना? हाँ, तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, पलास के पत्तल में भोजन करना शुरू कर। और ये जो परहेज था जो अभी बताया 5 प्रकार की चीजें, सफेद चीजें, इनका विशेष तौर से उसको परहेज बताया, उसके परिवार को समझाया बिठा के। जब मैं डॉक्टरी करता था, जब मैंने राजू भाई को सुना था, उसके बाद की घटना बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने 3 महीने रेगुलर पलास के पत्तल में भोजन किया और यकीन नहीं मानोगे कि उसकी स्थिति ऐसी थी कि 3 महीने बाद जब वापस आया तो मैं खुद नहीं पहचान पाया था कि ये वही बंदा है जो टीबी से उठा है। एकदम हष्ट पुष्ट हो गया था। कमाल किस चीज की थी कि भोजन की थाली ठीक हो गई और जिस थाली में भोजन कर रहा था वो भी ठीक हो गया। और चूंकि पलास को हमारे यहाँ स्वर्ण पत्र कहा गया है, ठीक है, मतलब आप पलास में अगर जिस चीज को रख दोगे तो ये समझ लो कि उसमें सोने के गुण आ जाएंगे। और उस जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को तो स्वर्ण भस्म चाहिए ही था, सोना चाहिए ही था उसके शरीर में, तब तो उसका शरीर पुष्ट होता, बलिष्ठ होता। तो हमने उसको पत्तल से दे दिया। कोई जादू किया क्या? बस हमने सुना था और उसका प्रैक्टिकल करके देख लिया और फायदा इतना मिला कि वो व्यक्ति भी समझ नहीं पाया कि डॉक्टर साहब ने ऐसी कौन सी दवा खिला दी हमें। वो दुनिया भर में बताए फिर कि अरे डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छी दवा जानते हैं। अब उनको क्या मालूम कि दवा तो पत्तल है ना? तो हमको प्रयत्न यही करना है कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों को हटा देना है और जो पेटियों में बंद हमारे पीतल, कांसे, पीतल जितने आइटम रखे हैं वो सब बाहर निकाल के उसका उपयोग करना है। स्टील का तो मैं बिल्कुल भी मतलब ना मैं कहता हूं कि उसको अलग करो ना रखो, आपकी मर्जी, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ये एनर्जी का खेल है दोस्तों, कुछ नहीं है। हमारे पूर्वज जिन लोगों ने इतने सारे एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स समझते हैं ना, तत्व, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा सब कुछ ढूंढा उनने, तो क्या उनको कभी स्टील नहीं मिला होगा? कभी एल्युमिनियम नहीं मिली होगी उनको? इतने तो मूर्ख थे नहीं हमारे पूर्वज, हमसे ज्यादा साइंटिस्ट थे, हमसे ज्यादा वैचारिक थे, हर चीज में खोज में भी हमसे ज्यादा आगे थे। तो बिल्कुल मिला होगा उनको, एल्युमिनियम भी मिली होगी और स्टील भी मिली होगी। लेकिन जब उस पर उनने प्रैक्टिकल किया होगा और उसका देखा होगा कि इसके क्या रिजल्ट हैं, तो उनने पाया होगा कि इससे तो हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी, हमारे लोग कमजोर हो जाएंगे। तो उनने उसको लाया ही नहीं एलिमेंट्स के रूप में बाहर, उसको वहीं के वहीं खत्म कर दिया। पर वही बहुराष्ट्रीय कंपनी, वही आधुनिकता की दौड़, क्योंकि उनको हमें तो कमजोर करना था। हमारे लोग तो लड़ाकू थे, दिन दिन भर युद्ध करते थे। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है भाई, रोक देना आप मुझे बीच में। दिन दिन भर युद्ध करते थे ना। हमारे घर के परिवार के लोग दिन दिन भर खेतों में जाके काम करते थे, सुबह से जाते थे, 2-3 खंती मिट्टी फेंक के वापस आके और वैसे के वैसे रहते थे। लेकिन हमें चूंकि कमजोर करना था, इसलिए हमारे मार्केट में हमें लाके स्टील और एल्युमिनियम परोस दिया गया और हमने बड़े चाव से चमक धमक को बढ़िया चमचमाता हुआ देख के अपने इसको पीतल और कांसे को रखा पेटी के अंदर और स्टील एल्युमिनियम को अपने जीवन में अपना लिया। उसका असर क्या हुआ कि हमारे शरीर में नेगेटिविटी बढ़ती गई, जो नेगेटिव था, जितने हमारे एलिमेंट्स थे हमारे बॉडी के, वो धीरे धीरे कम होते गए और अंततः हमारा शरीर धीरे 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 कमजोर होता गया। और आज इतना कमजोर हो गया है कि अब हमको आप बोलो कि हमें 10 किलोमीटर पैदल चल के या 2 किलोमीटर जाना है तो हम सोचने लग जाते हैं 2 किलोमीटर पैदल जाना है। आदमी तो आजकल शौच के लिए भी मोटरसाइकिल से जाता है, ऐसे हो गए ना। अगर किसी को थोड़ी सी दूर जाना है तो बोली चल मोटरसाइकिल उठे यार चलते हैं। मतलब हम इतने ज्यादा पंगु हो गए हैं कि अब हमें सिर्फ आधुनिक, हर चीज आधुनिकता की ओर हम भागने लगे। क्यों? क्योंकि हमें बड़े बड़े स्क्रीन, टीवी, मोबाइल सब में दिखाया जा रहा है कि ये नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा ही हो रहा है ना। अभी जो महाराज जी जो आप लोग को बता रहे थे बॉडी की ताकत जो नाप रहे थे, वो कुछ नहीं है, सिर्फ ऊर्जा का खेल है। प्रकृति में 2 ही ऊर्जा होती है, पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा उतनी ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी, ताकत, और जितनी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा उतनी बॉडी से आपकी एनर्जी खत्म। तो आपको हमेशा अपने घर परिवार में वो चीज यूज करना है जिससे हमारे शरीर की, हमारे परिवार की सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, ना कि घटे।
इसलिए इतनी सारी चीज़ों को मैंने आप लोग के दिमाग में या आप लोग के बीच में लाया, क्योंकि मुझे इस मंच को साझा करने का मौका मिला और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जनता सरकार मोर्चा का। और चूंकि बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं मित्रों, इन 7-8 सालों में जो हमने इतना घूमा है, इतना किया है, बहुत सारा रखा हुआ है। चूंकि कभी मिलेंगे तो पुनः वापस से इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए मैं चाहता हूं कि इतने ही करके मैं खुद को विराम देता हूं और वापस से कहता हूं कि जनता सरकार मोर्चा जो कर रही है उस पे एकदम दृढ़ होके कदम से कदम मिलाकर और 1 से 10 जोड़कर काम करना है। 1 से 1 नहीं जोड़ना है, 1 से 10 जोड़ना है। हम जुड़ेंगे और हमारे साथ हमारे जैसे 10 जुड़ेंगे। इस विचारधारा से हमको आगे बढ़ना है और भाई देवेंद्र बलहारा जी को, डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को इस तरीके से सपोर्ट करना है कि हमें बाद में ये ना पछताना पड़े कि यार काश उस समय इस बात को हम मान लिए होते। जैसे आज मैं पछताता हूं कि काश भाई राजीव दीक्षित जी से एक बार मिल लिया होता। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे और शायद डॉक्टर साहब के पास उतना समय भी ना रहेगा कि सबसे मिल सके। इसलिए आज वो जितने निर्भीक होके या जितने मनोभाव से या जितना हमें समय दे पाते हैं उसका कारण है कि आज हमारी संख्या कुछ कम है ना। अगर ये हॉल पूरा भरा रहता तो डॉक्टर साहब हमको उतना समय दे पाते क्या जितना आज वो एक एक को दे पा रहे हैं। आज कोई भी जाके उनके पास खड़े हो जाए, आज कोई भी जाके हमारी जितनी टीम है इनके पास खड़े हो जाए, सब समय दे रहे हैं आपको। लेकिन यही संख्या जब लाखों में हो जाएगी तो क्या उतना समय मिलेगा हमको? तो हम बड़े खुशनसीब हैं मित्रों कि हमको समय रहते हम इस मंच के सामने बैठ के अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करवा पा रहे हैं और उनसे मिल पा रहे हैं। तो उसका हमें भरपूर उपयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। देखिए, ऋषि जी ने बहुत सारे पहलुओं को हुआ है शिक्षा के। इसमें बस जो बताया कि सुबह सोमदेव महाराज जी भी लगे हुए थे, एनर्जी के बारे में बता रहे थे। बस एक चीज देख लेना, अगर एनर्जी को पहचानना है तो मेरे घर में कौन सी चीज सकारात्मक ऊर्जा दे रही है और कौन सी चीज है जो नकारात्मक ऊर्जा दे रही है। बस कुछ नहीं करना, एक हाथ में वो चीज पकड़ लेना और दूसरे हाथ से वो, जैसे सोमदेव महाराज जी ने सुबह बताया होगा, उस हाथ को दबा के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज जिससे ताकत बढ़ेगी वो चीज पॉजिटिव एनर्जी दे रही है और जिससे ताकत घटेगी वो चीज नेगेटिव है। बस आप खुद ही डिसाइड कर लेना किसको घर में रखना है, किसको निकालना है। जो ऋषि जी ने बताया है कि भाई आप सफेद नमक को, हम नहीं कहते निकालो, हम नहीं कहते प्रेशर कुकर को भी निकालो, आप सब कुछ रखो, उसकी एनर्जी चेक कर लो एक बार। अगर आपको लगे कि वो नेगेटिव एनर्जी है तो भाई फिर तो दूर होनी ही चाहिए, और अगर आपको लगे कि पॉजिटिव दे रही है तो फिर अपने पास रखो। सिंपल साधारण सी बात है। और जो सिल्वर के बारे में जो बताया है, देखिए सिल्वर जो सबसे पहले भारत में आया था वो भारत के क्रांतिकारियों को जो जेल में डाला जाता था उनको खाना दिया जाता था एल्यूमिनियम में। और सिल्वर एक ऐसी धातु है जो शरीर में जाने के बाद उसको, जो डिटॉक्स के बारे में बोल रहे थे, असम कुछ ना कुछ उसका कम कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो निकलेगी कभी नहीं, कभी नहीं निकल सकती। वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो उसको निकाल दे। एल्यूमिनियम मतलब इतनी खतरनाक धातु है। और सबसे बड़ी जो बात है, अभी विष्णु भाई ने इशारा किया है, हमारे शरीर में जो परमात्मा से, जो प्रकृति से जोड़ने के लिए जो एक ग्रंथि है जिसका नाम पेनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, हमारे यहाँ पर हरियाणा में उसको कागा बोलते हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चे को अलग से दिखता है धड़कता हुआ, जिसके शरीर में सिल्वर जाएगा उसका परमात्मा से कनेक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसको वो बात, एल्यूमिनियम सिल्वर एक ही होता है। सिल्वर को आप चांदी मत लेके जाओ, चांदी चांदी होती है, सिल्वर नहीं होती। बड़ी बात यह है कि जो भाषा का जो रूपांतरण किया है, ये बड़ा खेल हुआ हमारे साथ है। सिल्वर सिल्वर होता है, चांदी को कभी सिल्वर कहा ही नहीं गया। ये तो मॉडर्न की जो आज की जो ये आप बोल लीजिए ये अंग्रेजी जो भाषा है, इसने नाम दिया है। जो भाई साहब बोल रहे थे ना कि शक्कर है,
मेरे हरियाणा में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में आप जाइए और आप बोलिए कि शक्कर दे दो, तो मना कर देंगे, शक्कर नहीं है भाई। जिस घर में होगी वही शक्कर देगा, क्योंकि शक्कर वो होती है जो गन्ने को प्रोसेस से गुड़ बनाने का तरीका होता है, उसी में थोड़ा मीठा सोडा डाल दे, वो उसकी शक्कर बन जाएगी, वो मतलब उसका खिल जाएगी, वो भुरभुरी हो जाएगी, तो शक्कर उसको बोलते हैं। मेरे यहां पर आप जाओगे, हरियाणा में जाओगे, शक्कर मांगोगे तो वो मिलेगी। अगर किसी के घर में नहीं है तो मना करते हैं भाई शक्कर नहीं है, चीनी है। मतलब शक्कर भी जो ये शब्द जो बदला है अभी, चीनी को शक्कर कहने लगे हैं। इस साइकोलॉजी को समझिए, ये गेम क्या है। ये सीधा सा ये बात है कि शक्कर नाम आते ही लोग चीनी को याद करें, नेचुरल जो शक्कर उसको भूल जाए। ये बड़ा खेल है शब्दों का। इस पे अगर शब्दों के ऊपर ही बोले, हो सकता है ये जो 3 दिन का सेशन है, ये सेमिनार है, 3 दिन का सेमिनार शब्दों का खेल समझाने में निकल जाएगा। इतना बड़ा मायाजाल है शब्दों का। और जिस एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं ना, एनर्जी तो एक ऐसी चीज है, मतलब यहां पर बैठे बैठे आप लोगों की, आप ये समझिए, सबसे बड़ी जो ताकतवर चीज जो मैं मानता हूं वो शब्द ही है। शब्द से ही आपकी ऊर्जा को, मैं चाहो तो 6ठे आसमान पर लेकर 7वें आसमान पर लेकर चले जाएं, और शब्द ही वो चीज है कि आपकी जो 7वें आसमान के ऊपर भी ऊर्जा है उसको जमीन में धसा दे। आपने देखा भी होगा, जो हमारे राजा महाराजा होते थे, जो सेनापति चुनते थे, सेनापति हमेशा वो होता था जो ऊर्जा को एक अपर लेवल पे लेकर जाए। योद्धा जो अच्छा योद्धा होता था उसको कभी भी नहीं चुनते थे वो कि जो असल में योद्धा उसी को सेनापति चुने, नहीं भाई। जो हारे हुए युद्ध को जीत में परिवर्तित कर दे वही सेनापति होता था। ऐसे सेनापति नहीं बनते थे। योद्धा तो बहुत होते थे सेना में कि वो योद्धा के हिसाब से ही चुना जाए। वो योद्धा किस काम का, कि जो लड़े तो बेहतर है, लेकिन जब अपने आप में ही वो मात खा जाए, अपने वार में जब वो मात खा जाए, तब उसका एनर्जी लेवल डाउन। सेनापति हारा तो सेना भी हार गई। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। और अगर इस शब्द के खेल को आप समझ गए तो आप यकीन मानिए कि जब हम किसी से टकराते हैं, जब कभी तंत्र का और हमारा आमना सामना होता है, तो वहां पर ये शब्द ही हैं। शब्द और शरीर का एनर्जी लेवल यही डिसाइड करता है कि सामने वाले को हम हरा पाएंगे या जीत पाएंगे, हम जीत पाएंगे या हम हार पाएंगे। ये हमारे ऊपर निर्धारित करता है, सामने वाले पर कभी भी नहीं करता। वो कभी हरा ही नहीं पाएगा अगर हमारे अंदर वो मादा है तो। ऐसा भी देखा गया है, ऐसा क्या बहुत बार देखा गया, बहुत सारे उदाहरण है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, कि एक व्यक्ति जब सच्चाई के साथ खड़ा होता है, उसका एनर्जी लेवल एक अपर लेवल का होता है, मतलब एनर्जी उसका बूस्ट होता है एकदम से, और सामने वाला उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। और ऐसा मैंने तो, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लगभग 20 से 25 बार ये मैंने किया है कि मैंने अपने एनर्जी को, खेल को समझते हुए मैं सामने वाले से टकराया हूं, और जब उनसे सवाल जवाब किए हैं तो मुंह भी नहीं खुला उनका। ये जो ओरा बोलते हैं ना, ओरा बोलते हैं, ये अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो समझते हैं फ्रीक्वेंसी के खेल को, ये वो जान पाते हैं कि ओरा क्या चीज होती है। वो ओरा स्वयं ही निर्मित करते हैं। और जो सिल्वर की जो बात आई थी, वो आदमी के ओरा को भी छीण करता है, जो उसका बौद्धिक लेवल है उसको भी खत्म करता है, जो परमात्मा से कनेक्शन, जो प्रकृति से कनेक्ट होने की जो एक पीनियल ग्लैंड जिसको बोला गया, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ये उसको कमजोर करता है, उसको मारने का काम करता है। मतलब हर चीज, जो चीज दी गई ना हमें, जो हमारे पुरखों ने कोई चीज दी, एक बार उसका अध्ययन कर लेना, और एक बार जो ये तत्कालिक व्यवस्था इसने दी उसका अध्ययन कर लेना। सभी बातें जो यहां से बोली जाती हैं उन सब के ऊपर भरोसा मत करना, बस जो बोली गई है उसके ऊपर अपना रिसर्च जारी कर दो। अगर आप खुद उसके बारे में जांच पड़ताल करोगे तो आपके पास असल अनुभव होगा, और आप दूसरों को भी बता पाओगे। जैसे अब ऋषि भाई बोल रहे थे ना कि मैं ये अपने पूर्ण मैं विश्वास के साथ आप लोगों को बता रहा हूं, तो इन्होंने उस चीज को रिसर्च किया, ये तभी बता रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ। और हम भी जो बोल रहे हैं वो पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहे हैं। या जो चीज आपको बताई जाती है, एक बार उसका गूगल भी सब कुछ सारी सच्चाई नहीं बताता, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उस पर आप गूगल कर सकते हो। ये जो जर्सी गाय का दूध है, इस पे आप गूगल करके देख लो कि भाई जर्सी गाय के दूध के क्या साइड इफेक्ट हैं। और जर्सी गाय ही जीएम है। जीएम का मतलब जानते हो?
एक ब्रीड से दूसरी ब्रीड को क्रॉस करा के नया जीव तैयार करना। इसमें सूअर का और गाय का जीन है, ये हकीकत है और ये पॉसिबिलिटी है। आज तो जग जाहिर है, सब कुछ है। ये कोरोना के टीके लगे थे, काट देना जी इसको बीच में, कहीं आपकी वीडियो ना उड़ जाए। ये जो कोरोना के टीके लगे थे, जिन माताओं के गर्भ में शिशु थे, गर्भ ठहरा हुआ था जिनको, और उन्होंने गर्भ के दौरान वो टीके लगवाए थे ये कोरोना के, ऐसे देश के अंदर लगभग 20 उदाहरण तो पब्लिक आए थे कि भाई न जाने कैसा बंदर के आकार का बच्चा जन्म लिया, मेंढक के आकार का बच्चा जन्म लिया है, बच्चे के शरीर पर त्वचा ही नहीं है, खाल ही नहीं है, ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है। ये कैसे हुआ है? और आप अब GMGU करके भी आप सर्च कर सकते हो कि क्या क्या जो ये लॉबी है इसने कितने GMGU नए तैयार किए हैं। किसी में ऑक्टोपस का जीन है, उसको क्रॉस कर दिया है। एक वो पटबिजना होता है जो रात में टिमटिमाता है, हमारे यहाँ पर होता है ना, हम उसको पटबिजना बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, जुगनू। उसके जीन को निकाल के और खरगोश के जीन को निकाल के नया खरगोश तैयार कर दिया। अब वो भी ऐसे ही चमकता है। ये प्रैक्टिकल है। मतलब हम जहां तक सोच रहे हैं उससे बहुत बड़े लेवल के षड्यंत्र चले हुए हैं। और जो कल का जो दिन रहेगा उसमें आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि अगर किसी साथी ने पहले सुन रखी हैं तो रिपीट हो जाएंगी, और अगर किसी ने नहीं सुन रखी है तो हो सकता है कि एक बार तो ऐसा लगे कि भाई पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, हम किस ओर जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र चले हुए हैं। असल में जो खतरा है वो खतरा केवल अब अकेली सभ्यताओं के लिए नहीं है, मानव सभ्यता के लिए खतरा है सबसे बड़ा। कि क्योंकि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये एक ही बात बोलती है कि अभी इंसानों की जरूरत नहीं रही है। मात्र 30 से 35 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरी के पूरे विश्व के ऊपर होल्ड है, पूरे के पूरे विश्व के ऊपर, और वही चला रहे हैं। हम ये जो सोच रहे हैं ना कि सरकार देश चलाती है, सरकारें देश नहीं चलाती भाई, कॉरपोरेट देश चलाता है, पूंजीपति लोग हैं। वो 13 नहीं है जी, वो 30+ फैमिलीज हैं। 35 परिवारों के पास पूरे विश्व की 70% संपदा के ऊपर नियंत्रण है, मात्र 35 परिवारों का, पूरे विश्व की 70%। अब आप ये देख लो कि इस 30% में कितने लोग हैं। ये तो 8 अरब तो बोला जाता है ना कि भाई जो विश्व की पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है, यही तो बोला जाता है। अब उसमें से 35 परिवारों को काट के बाकी के पास देख लो 30% में कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। और आपके झारखंड के साथ क्या हो रहा, बिहार के साथ क्या हो रहा, छत्तीसगढ़ के साथ क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के साथ क्या हो रहा, हरियाणा पंजाब के साथ क्या क्या हो रहा है। इसका खेल जब सुबह आप लोगों को बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि असल में तो हम मालिक हैं, लेकिन मालिक को आज नौकर की श्रेणी में लाके रख दिया इस व्यवस्था ने। वो क्यों रखा है? क्योंकि मालिक सुस्त हो गया है, मालिक अपनी ताकत भूल गया है। ये जो ट्रेनिंग है ये असल में कुछ नहीं है, ट्रेनिंग के नाम पे यहाँ पे सिखाना कुछ नहीं, बस ज्ञान के लेवल को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है। अगर थोड़ा सा हमारा ज्ञान का जो लेवल है वो ऊपर हो गया, क्योंकि जो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, ये तीर तोप तलवार की लड़ाई नहीं है, ना ये आंदोलनों से जीती जाएगी, ना ये सड़कों पे बैठने से जीती जाएगी। ये जो लड़ाई है ये लड़ाई हर रसोई से जीती जाएगी, हर परिवार से जीती जाएगी। और हम बार बार बोलते हैं कि ये ज्ञान युद्ध है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान होगा वही इस युद्ध में जीता अर्जित करेगा। हम बस सोच का जो लेवल आप इस उदाहरण से समझिए। एक मछली होती है जो कुएं में रहती है, और एक मछली होती है जो तालाब में रहती है, और एक मछली है जो समंदर में रहती है। अब जो कुएं की जो मछली है उसके पास कितना अनुभव है, उसका जो संसार है वो क्या है, वो कुआं ही है, क्योंकि कुएं से बाहर तो उसने कुछ देखा ही नहीं, उसके लिए तो वही जीवन है, वही पूरा संसार है उसके लिए, वो कुआं ही। अब एक तालाब की मछली है, उसका दायरा कितना बड़ा है, उसके लिए वो तालाब का एरिया कुएं से तो बढ़ गया। एक तालाब में लगभग अगर जो बड़ा तालाब है तो सैकड़ों कुएं हो जाएंगे, उसके पास उतना है। एक फिर समंदर की मछली है अथा, वो कभी भी उस समुद्र को नाप ही नहीं पाती। तो आप एक किस्म से ये मान लीजिए
कि भाई कुएं के पास समंदर आया है, कुछ जानकारी जुटा के कि भाई ये चला हुआ है, एक उस कोने पे बैठा है, एक मछली उस कोने में तैर रही थी समंदर के, एक दूसरे कोने में तैर रही थी, एक तीसरे कोने में तैर रही थी। वो मछलियां इकट्ठी होके आई हैं उस कुएं की मछली को समझाने कि पानी का षड्यंत्र केवल कुएं कुएं तक सीमित नहीं है, इससे बाहर भी दुनिया है। क्योंकि जब उस मछली को कुएं से निकाल के किसी तालाब में डाला जाएगा तो उसके लिए वो नई दुनिया लगेगी, और जब तालाब की मछली को जब किसी समंदर में डाला जाएगा तो पगला जाएगी वो। और ये जो मछलियां हैं, इन मछलियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। हम कुएं की मछली तब तक ठीक थे जब हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे, हम अपनी पुश्तैनी जगह को छोड़कर नहीं गए थे। अब हम अपनी जगह को छोड़कर जब हम किसी दूसरे राज्य में कमाने के लिए जा रहे हैं, दूसरे देश में कमाने के लिए जा रहे हैं, तो ये वही बात है कि वो कुएं की मछली वो तालाब में जा रही है, वो कुएं की मछली वो समंदर में जा रही है, जिसको आभास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो हमारे बच्चे जो दूसरे देशों में कमाने के लिए जाते हैं वो चौंधिया जाते हैं और वो वहीं के होके रह जाते हैं। उसको भी छोड़ दीजिए आप। जो व्यक्ति आपके गांव से शहरों में जाके रहने लगे हैं, शहरों में स्थापित हुए हैं, असल में विस्थापित है वो, गांव से विस्थापित लोग हैं, वो जो शहर में जाके रहने लगे हैं, क्या वो कभी वापिस आपके गांव में आए हैं क्या? तो वही हाल है, जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए गए वो भी कभी वापिस नहीं आएंगे, और जो दूसरे देश में कमाने के लिए गए वो भी कभी वापिस नहीं आएंगे। इसीलिए पहले पता हो हमें कि भाई वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, फिर हमारे को लगे कि वहां जाना सही है तो वहां पर जाएंगे, और अगर हमारे को लगेगा कि वहां जाना गलत है तो फिर वहां पे नहीं जाएंगे। भाई साफ सीधी सी बात है। तो ये वो लेवल है कि हम वहां यहीं पर रहकर हमारे को सारी चीजें मिल जाएं। और यकीन मानना, ये लड़ाई कहीं से भी नहीं जीती जाएगी। इस लड़ाई को जीतने का जो मात्र और मात्र जो, या आप ये मानिए जो अंतिम हथियार है, ये लड़ाई जीती जाएगी रसोई से, ये लड़ाई जीती जाएगी घर से, ये लड़ाई जीती जाएगी गांव से। इसके अलावा इस लड़ाई को जीतने का कोई भी हथियार नहीं है, कोई भी। अगर कोई साथी ये समझता है कि भाई हम हथियारों के बल पे लड़ाई जीत लेंगे, तो नक्सली अपने जंगलों को बचा पाते। जो नक्सली बने हैं वो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए नक्सली बने हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं। अगर उनको लगता कि हम बचा पाएंगे तो वो बचा लेते भाई। अगर किसी कौम को यह लगता कि मैं अपनी कौम को बचा लेता हथियार बंद होके, तो बचा लेते। क्योंकि जिन हथियारों के ऊपर कोई चल के ये सोच रहा है कि हम बचा लेंगे, नहीं बचा सकते भाई, क्योंकि हमारे से बहुत कई गुना बड़े हथियार हैं, हमारे तो काबू में भी नहीं आएंगे वो। परमाणु हथियार हमारे हैं क्या, बस की बात है यार, एक बार क्षेत्र के क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे। और कल आपको बताएंगे कि भारत में कैसे बिल्कुल ये सुनिश्चित करके कि कौन सी जगह के लोग सबसे ज्यादा आक्रामक है, वहीं पर ऐसी टेक्नोलॉजी स्थापित कर रखी है कि केवल एक बटन दबाने की जरूरत और पूरे का पूरा एरिया तबाह हो जाएगा। और ये भोपाल गैस त्रासदी में दिखाया गया था, एक्सपेरिमेंट था वो सीधे तौर पर 1984 में जो हुआ था। और अब अकेला वो भोपाल नहीं है, अब ऐसे ऐसे भोपाल भारत के हर कोने पर हैं, जिसको जब चाहेंगे तब बर्बाद कर देंगे। समस्या बड़ी है, समाधान बड़ा छोटा सा है। बस बात इतनी सी है कि अगर समस्या समझ में आ जाए तो समाधान कर लेंगे, और वो समस्या समझाने ही आए हैं। इन 2 दिनों में वैसे 3-3 दिन की भी होती हैं, कई साथी हैं यहाँ पर जो 1-1 सप्ताह की भी ट्रेनिंग करके आए हैं। सोमदेव महाराज जी भी हैं और विष्णु भाई भी हैं, काफी लोग हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जो 1-1 सप्ताह की करके आए हैं। मतलब षड्यंत्र तो इतना गहरा है कि उस एक दिन में भी समस्या पर ही चर्चा करते हैं, 3 दिन में भी समस्या पर ही चर्चा होती है, और 7 दिन में भी समस्या पर ही चर्चा होती है, और तो भी कम समय पड़ता है। असल में बात बस ये है कि हम जोर क्यों दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि भाई पहले समस्या को समझ लो। जैसे ही समस्या समझ ली हमने, वैसे ही समाधान हम अपने आप कर लेंगे। और आप गांव में भी देखोगे, जब अपने घर के ऊपर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हम ही तो करते हैं। घर के ऊपर जो कोई समस्या आती है, या हम ये इंतजार करते कि कोई बाहर का आएगा, नहीं करते ना इंतजार, तो हम ही समाधान कर सकते हैं। सरकारें तो बर्बाद करेंगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर सरकारी राशन कितने लोग लेते हैं? हाथ उठाओ ना, फिर जब सारे लेते हैं तो हाथ तो हाथ धोने भी नहीं उठाया।
ठीक है, सुबह इसी टॉपिक से चर्चा शुरू करेंगे। अभी 7 बज चुके हैं, आप लोगों के भोजन का भी समय हो गया है। सुबह 9 बजे अपना तैयार हो लेना, 9:30 बजे ठीक सेशन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। आज भी काफ़ी देरी से शुरू हुआ और कल भी समय पर आप लोगों को अपने घर पे भी जाना होगा। तो कल सुबह ठीक 9:30 बजे मिलते हैं। और कल इतना सा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप जानकारियां ज़्यादा लेना चाहते हैं, कुछ ज्ञान यहाँ पर और बढ़ाना चाहते हैं, तो समय को कल जाया मत करना। आपके लिए कल पल पल कीमती रहेगा और हमारे लिए आपसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि हम भी अपने समय की कीमत समझते हैं। वरना कौन आता भाई 1400, 1500, 1600 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो सुबह ठीक 9:30 बजे मिलते हैं। जो खाने का टाइम हो, खाने का टाइम आपको मिलेगा। उसके ठीक उसी टाइम के बाद अब कहना ना पड़े किसी को भी। जो साथी अभी यहां पर नहीं है वो ही कल इस व्यवस्था को अव्यवस्थित करेंगे, मैं ये मानूंगा। अगर सब लोग यहां पर जो मौजूद हैं इनको कहने की नौबत ना पड़े कल, क्योंकि हम चले व्यवस्था परिवर्तन अभियान का हिस्सा बनने। अगर हम समय में अव्यवस्थित है तो हम कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर समय में व्यवस्थित होंगे तो ही हम कोई व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। लोन वाले जो साथी हैं उनको भी कल पता चलेगा कि लोन ही कोई समस्या नहीं है, इससे बड़ी भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि जब किसी एक चीज में से चुनना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को चुनोगे या अपने लोन को चुनोगे या अपने घर को चुनोगे, तो आप सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होगे अपने बच्चों को बचाने के लिए। और हमारे ऊपर कोई लोन नहीं है, हम इसीलिए निकले हुए हैं क्योंकि बात हमारी नस्लों पे है, बात हमारी पीढ़ियों पर है, बात हमारे बच्चों की है। अगर बच्चों को बचाना है तो निकलने के अलावा, बोलने के अलावा, लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और यह भी बात बताएंगे कि हरियाणा से यहां पर क्यों आए हैं और आपको भी किसी दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा यही काम करने के लिए, कल पता चलेगा। तो आप लोगों ने आज बड़े धैर्यपूर्वक सभी साथियों को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ नहीं है लोग जो हमें देखते हैं कि भाई हम ऐसे दबा के रखते हैं। तो परिचय फिर से शुरू करते हैं जी। धन्यवाद रविंद्र भाई। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जोहार। मैं सुकुल गंजू चतरा झारखंड से ही हूँ। मेरे साथ हम लोग चतरा से 7 जन आए हैं और बगल में बालूमाथ है, लावालंग प्रखंड से हम हैं, जहाँ से 10-12 जन हैं। लेकिन इनसे चेहरे से परिचित कुछ लोग का हूँ, लेकिन विचार से परिचित नहीं था कि मेरे विचार के लोग भी हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरी टीम मिल गई है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी। और मैं पेशे से सरकारी शिक्षक हूँ। 2016 से मैं जैसे ही सरकारी शिक्षक बना तो लगभग 10-15 दिनों के अंदर ही राजू भाई को सुनने के लिए मिल गया और कुछ विचार भी मेरा उसी तरह का था। फिर बहुत ही जिज्ञासा बढ़ी राजू भाई को सुनने के लिए। मतलब 2-3 ही ऑडियो मिले थे, मेरे पास मोबाइल भी छोटा वाला था। फिर जब नौकरी में आए तो 2-4 महीने बाद सैलरी आई तो अच्छा मोबाइल भी लिया। और जैसे ही राजू भाई के विचार सुनने के बाद तो मैं बहुत ही उतावला था, दूसरे मोबाइल में सर्च भी किया करता था, तो ढेर सारे वीडियो ऑडियो लोड भी करके लोगों को सुनता भी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरा घर और विद्यालय जहाँ पर आए थे हम तो दूसरे ज़िले में था, हजारीबाग में, लगभग 100 किलोमीटर का दूरी था। तो उसमें अपने जान परिचय लोगों से कम मिल पाता था। फिर भी मैं ये प्रयास किया करता था और आज तक भी यही प्रयास करने का कारण रहा कि जनता सरकार मोर्चा से भी मैं जुड़ गया। कोरोना काल में
देवेंद्र भाई से भी मोबाइल के ही माध्यम से जुड़े, फिर रांची के ट्रेनिंग में मिले, दिल्ली में भी गए। फिर रविंद्र भाई तो पहले से भी रांची में ही फेस टू फेस मिले, और सचिन भाई तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब तो मिल गए हैं। बाकी ढेर सारे लोगों से परिचय बढ़ता गया और जुड़ते गए, लेकिन काम धरातल पर नहीं हो पाया। मगर सौभाग्य से कहें कि अब घर से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर में पोस्टिंग भी हो गई है। अब है कि संख्या बल भी मेरे पास आ रहा है और रास्ते भी मिल गए हैं। सिर्फ राजू भाई के सुनने के बाद तो मैं व्याकुल था और सिर्फ अपने लिए ही काम कर रहा था, और मैं अपने, कहा जाए तो अपने जीवन में जरूर कुछ सुधार लाया हूं, जिसके कारण राजू भाई जब अपने व्याख्यान में बोलते थे कि 18 साल से मैं कभी दवा नहीं खाया हूं अंग्रेजी, तो हम भी सोचे कि जब वो नहीं खाए तो हम कैसे खा सकते। उसी समय से हम भी छोड़ दिया, मतलब कहें तो साबुन लगाना भी छोड़ दिया, दवाई खाना भी छोड़ दिया। तो आज लगभग 9 साल पूरे होने वाले हैं, जनवरी में हो जाएंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ। कभी बीमार भी पड़ता हूँ तो कोई दिक्कत, बीमार तो पड़ता ही हूँ, सर्दी जुकाम बुखार आता ही है, लेकिन परेशान नहीं होता हूँ, अंदर से मजबूत हैं। चूँकि भले छोटा और कमज़ोर लगते होंगे, बहुत सारे लोग हमको कमेंट भी करते हैं कि कमज़ोर है तो ऐसा है, सरकारी लोग तो बहुत मतलब उनमें काफ़ी चीज़ चेंज हो जाता है। लेकिन तू जैसे 1000 कमा रहा था उस समय और आज 50,000 कमा रहा है, तब भी एक ही जैसा लगता है। तो हम बोले कि वो तो पैसा अपने जगह में है, लेकिन हम तो अपने जगह में हैं, तो बदलने का क्या बात है। भगवान जिस तरह से बना दिया है हम हैं वैसा। तो मैं इस तरह से अपने जीवन में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब जो है इस काम को और जितने भी साथी जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं अपना संपूर्ण रूप से करने का प्रयास करूंगा। ज़्यादा नहीं समय लेंगे, मैं इसी शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम डोमन महतो हुआ, हैदराबाद झारखंड से हूँ। यही चरी मेरा घर हुआ। मैं जब से इनका व्याख्यान को सुन रहा हूँ, एक समय मेरी माँ थी कि 6 महीने नहीं होता खाँचे खाँचे वो लोग बिक देती थी, प्याज भी खाँचे खाँचे बिक देती थी। लेकिन जब से मैं इनका राजू भाई का व्याख्यान सुना, और जब से जैविक खाद खुद घर में बनाता हूँ और गाँव वालों को प्रेरित भी करता हूँ, तो जब से इनका पालन किया ना, तब से मेरा गांव में आलू, मेरा घर में आलू सिकुड़ जाते लेकिन गलता नहीं है, एक अनाज भी नहीं बिकते हैं। इसी तरह मेरा प्याज, यानी कुल मिलाकर टोटल चीज़ हम लोग घर में खाते हैं, बिकने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसी तरह इनका आयोजन हम करवाते हैं। अभी जो 30 नवंबर को था ना इनका जन्म उत्सव प्लस पुण्यतिथि, हम खुद मनाए थे अपने स्तर से। तो वहाँ गाँव वाले समाज लोग आए थे। अभी भी जब भी हमको मौका मिलता है, समय मिलता है, हम किसी न किसी गांव में, पहले हम पंचायत स्तर से मुखिया लेवल पर करते थे, उसके बाद हम ये महिला ग्रुप के माध्यम से करने लगे। अभी गांव स्तर से हम ये आयोजन करवाते हैं और जन जन तक इनको विचारों को फैला रहे हैं, जन जन तक एक एक आदमी को बता रहे हैं, इनके विषय में बता रहे हैं। अधिक से अधिक इनके पीछे यानी कि मेरा जो शरीर है ना, इन्हीं के लिए हम अर्पित कर दिए आज के समय में। पहले हम यूट्यूब देखते थे तो तरह तरह, लेकिन अब यूट्यूब भी देखते तो अभी मेरे पास इतना डायरी हो गया है, इनके व्याख्यान को हम लिखते रहते हैं। अपने कॉलोनी में भी हम जाते हैं तो इनका डायरी लिखते रहते हैं, जब भी समय मिलता तो, या रात हो या दिन, हम एक कर दिए हैं इनके विचारों के ऊपर। बस इसे ज़्यादा हम क्या बोले। जोरदार तालियां। देखिए, इस तथाकथित आजादी का जो भारत है, इस भारत में इसको अगर संपूर्ण तरीके से कोई आजाद करवाएगा तो राजू भाई ही करवाएंगे। जी यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। मतलब कि बचपन से ही सबको, हम ही को ने सबको ये बताया जाता है कि पढ़ो, बहुत पढ़ो, ऊंचे लेवल तक पढ़ो, ऊंची डिग्री हासिल करो, अच्छा नौकरी करो, तो उससे क्या होगा। हम भी पूछते थे तो बढ़िया नौकरी मिलेगा, बढ़िया काम मिलेगा और ज़्यादा पैसा कमाएगा, उससे समाज में, रिश्तेदार में, गांव में, अपने
मोहल्ले में इज्जत बढ़ जाएगी। तो पैसे के लिए ही ये सब करना है, बचपन से बिठाया गया है, सबको मन में यही से बिठाया जाता है पढ़ाई के मामले में, या शुरू में बच्चे के बचपन से ही पढ़ाई के मामले में तो यही चीज़ बिठाया गया था या सुनने को हमेशा मिला था सबसे, घर से लेके बाहर तक। तो पढ़े, 10th किए, उसके बाद ITI किए। तो इसी पर्पज से मतलब पेरेंट्स जो है ITI करवाए थे कि कुछ करेगा तो अच्छा पैसा कमा लेगा, क्योंकि ITI उस समय 2012, 13, 14 में मतलब बहुत रेवोल्यूशन में था मेरे एरिया में कि ये टेक्निकल क्षेत्र है, अच्छा है इसमें। तो किए, उसके बाद 3-4 साल तक काम भी किए, 4 साल तक हरियाणा में। उसके बाद वहाँ कुछ समझ नहीं आया, क्या पैसा उसमें ज़्यादा मिलता नहीं था, बहुत कम था, मतलब ये गाँव घर के हिसाब से। तो हम लोग वापस आए, तो उसी चक्कर में फिर यहाँ रहने लगे, अपना खेती बाड़ी संभालते थे। और उसी बीच दिली इच्छा थी बचपन से यार, घर से ही बोला जाता था और लोग आस पड़ोस के बोलते थे कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो हम सर्च करते रहते थे कि कहाँ पैसा सबसे ज़्यादा है। तो और मतलब कि इसके बारे में क्या है नहीं है, सब के मन में ये अभी तक भरा हुआ है। और भरा भी है कि लोग आज़ाद हैं, है ना, हम आज़ाद हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अभी तक मन में ये था, पढ़ाई भी पढ़े थे यही और लोगों से सुने भी थे यही। लेकिन जब यूट्यूब पे देखते थे तो एक मिला हमको शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड। तो देखते थे सबको परखते थे कि कौन कैसा बोल रहा नहीं बोल रहा है। तो एक स्टार SIP नाम करके एक है राजू भाई, तो वो देसी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो हमको देसी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समझ आता है और समझाने में भी अच्छा लगता है। अपना हम खुद को ये देसी लैंग्वेज में हम किसी को जो भी बताना होता है बताते हैं, तो उसको अच्छा लगा। और उसके बातों से सच्चाई झलकी कि ये सच बात बोलता है, झूठ नहीं बोलता। तो हम उसको जानना स्टार्ट किए। तो उसमें वो बताते थे कि कैसे पैसा बनता है, और पैसा बनता था, हम कहते थे ये चीज़ सही है, ये पैसा कमाने का जरिया सही है, 10 लाख लगाओ या धीरे धीरे करके, और आज से 10 से 15 साल बाद एक लॉन्ग पीरियड में, लंबे समय में करोड़पति बन जाओ। उसके बाद उनको फॉलो करते थे, देखते थे। तो देखते देखते और उसके बीच में हम राजीव जी को भी सुनते थे। तो राजीव जी का मतलब कि उसको इस हिसाब से जानते थे कि ये स्वास्थ्य के रिलेटेड चीज़ ये बहुत ज़्यादा बताते हैं। इस बारे में नहीं जानते थे क्योंकि इतना सार्वजनिक नहीं हुआ वीडियो उनका। मतलब जब आप सर्च कीजिएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वो उस हिसाब से। तो गलती से वो एक बार नाम ले लिए कि नीडेड इंडिया 0.2 एक बार देख लो, लास्ट में बोल दिए एक वीडियो में वो, मतलब कि राजू भाई। तो हम बोले, रात में देख रहे थे, 9 बजा था रात को। तो मेरे मन में इच्छा हुआ कि क्या बोले ये, कि रुपये से रिलेटेड कुछ जानना है ना तो इसको देख लो। तो मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, तो हम उसको देखे। और जब इसको देखे तब पूरा का पूरा बलंडर समझ में आ गया कि रुपया क्या है, कैसे है, नहीं है, पूरा व्यवस्था क्या है। उस दिन से इच्छा जागृत हुआ इसको और जानने का। तो वीडियो देखने लगे। उसके बाद संपूर्ण जानकारी नहीं वहाँ पे मिलती थी। वीडियो में कट करके जो वीडियो आती थी, पहले छोटे छोटे वीडियो आते थे नीडेड इंडिया में। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब उसको सब्सक्राइब किया तो लंबे वीडियो आने लगे, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। उसको देखते देखते जानकारी जब मिली तो संपूर्ण जानकारी वहाँ से नहीं कुछ ज़्यादा समझ आता था। तो उसी को जानने के लिए और समझने के लिए इस व्यवस्था को क्या है, इस व्यवस्था को सुधारा कैसे जा सकता है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। यही बोल के अपने वाणी को हम विराम देते हैं। और जिन राजू भाई का इन्होंने नाम लिया है वो जीरकपुर से हैं और काफ़ी अच्छा रुपए के ऊपर वो भी काफ़ी अच्छा समझाते हैं। तो कल का जो दिन है वो रुपया कैसे बनता है, कैसे छपता है, क्या खेल है, वो पूरा सब कुछ सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि वो रुपया नहीं बनता, असल में डिजिट बनाने की बात हो रही है जी। उपस्थित यहाँ पर आए हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, हम जिला खगड़िया बिहार से हैं। ऐसे हम रूरल डेवलपमेंट बिहार सरकार की तरफ से हम जॉब करते हैं। बात है कि मेरा भी कुछ काम होता है लोन देना। जैसा कुछ दीदी बोल रहे थे ना कि हम लोग पैसा लोन देते हैं, ठीक उसी तरह बैंक से लोन भी देना भी मेरा काम होता है, फिर रिटर्न भी करवाना पड़ता है। लेकिन हमको कभी ये नहीं बताया गया कि मतलब एक प्राइवेट संस्था है, बोला जाता था मतलब ये सरकारी है, सरकारी। बस इसका हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर।
दूसरी बात है कि कुछ हम जो है ना कुछ हम रसोई चिकित्सक का पुस्तक पढ़ के कुछ गांव घर में हम जो है ना कुछ मतलब दवा ववा बताते हैं। अगर ये जनता सरकार मोर्चा की तरफ से हमको प्रशिक्षण मिल जाए तो हम इस पर काम करेंगे। अभी यहाँ पर आप रात बिताओगे तो 3 तो चिकित्सक हैं यहाँ पर अभी हाल टाइम पर भी, तो आप उनसे भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। रात को यहीं पर रहेंगे और असल में बस यही है कि हम एक दूसरे से जान पहचान हमारी हो जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन बात यही है कि भाई जब तक समस्या समझ में ना आए तब तक समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते। पहले तो समझना जरूरी होता है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो समाधान कैसे कर लेंगे। ऐसे ही एक चिकित्सक भी आज आयुर्वेद पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आयुर्वेद के ऊपर आज रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि ये जो BMS जो डिग्री करवाई जा रही है ये ऊपरी सतह पढ़ाई जाती है। भाई सिर में दर्द हुआ है तो सिर में मतलब उसके लिए क्या औषधि दी जाए वो केवल वही देते हैं। भाई सिर का दर्द का मूल कारण क्या है उस पे कोई नहीं जाता। बुखार हुआ है तो किस कारण से हुआ है उस पे कारण पे नहीं जाते। मतलब क्या है कि औपचारिक इलाज वो लोग करते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में रिजल्ट नहीं मिल रहा। आज आयुर्वेद क्या कोई भी पैथी है, चाहे हर पैथी का यही हाल है। जो चिकित्सक जो वैद्य कारण पे काम करता है उसको इंस्टेंट आराम मिलता है। ये मिथ्या प्रचार है कि भाई आयुर्वेद लेट से आराम करता है, उसका जो प्रभाव वो लेट आता है, उसका जो इलाज है वो इलाज हमारे को देरी से मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण समझ के उसका इलाज करता है तो इंस्टेंट मिलता, तुरंत प्रभाव से मिलता। बल्कि एलोपैथी भी इतना जल्दी नहीं करती। यहाँ तक कि बहुत से, मैं एक चिकित्सक भी हूँ और मेरे को पता भी है कि कैसे काम है। जब हम बीमारी के मूल कारण को समझ के जब हम उसका इलाज करते हैं तो ऐसा भी देखने में आया है कि जो घुटनों का दर्द सालों साल से था वो एक दिन में भी ठीक हो जाता है अगर कारण पे उचित जाए तो। बस मूल समस्या यही है कि कारण पे कोई जाना नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि भाई हम तुरंत प्रभाव से कोई इलाज कर दे, वो बिल्कुल गलत है जी। जो भी सभी भाई यहाँ उपस्थित हैं उनको सबको राम राम। मेरा नाम प्रदीप यादव, बक्सर बिहार से हूँ। मैं काफ़ी सालों से जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं हरियाणा से मैं था तो वहीं जुड़ा हुआ था, फिर आ गया बिहार में। सब लोग हम लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सब लोग तो यूट्यूब पे देख के भी सीख सकते हैं, पर मेन यहाँ कारण है कि सबको एक साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ मिलना कि विचार कैसा है। ये नहीं कि हम यहाँ आए अभी सुने कल चले गए, हम अपने घर आप लोग अपने घर। मेन है कि जुड़ना, एक साथ एकता रहेंगे तभी जाके कल काम आएगा एकता। मैं यही कहना चाहूँगा। सभी को नमस्ते। मेरा नाम मिथुन कुमार महतो है और मैं धनबाद जिले से ही हूँ। मैं जनता सरकार मोर्चा जब से गठन हुआ तभी से मैं जुड़ा हूँ और लोगों को जब से कोरोना आया तब से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। जैसे बलहारा जी का वीडियो है, सोशल मीडिया के माध्यम लोगों को जागरूक करता हूँ कैसे प्रकृति को बचाना है। ये वैक्सीनेशन आपके ये वैश्विक षड्यंत्र ने ये वैक्सीनेशन को कैसे आपको मतलब ये मारने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। तो और भी ऐसे प्राकृतिक खेती में भी ट्रेनिंग लिया हूँ, तो उसमें भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विचार को पहुँचाने का काम करता हूँ। अभी मैं बुलाऊंगा, अब आप में से किसी ने नहीं आना है। बहुत सारे साथी हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं गया। एक उधर बैठा हुआ टोपे वाला साथी, डबल टोपा पहने हुआ है, रेड कलर के टोपे के साथ में है। हाँ, आप आ जाओ। मैं पहले भी देख रहा था कि इधर से सब साथी उठ के आ गए थे, ये अकेला यहाँ पे रहा था कि भाई मेरे पे नजर नहीं पड़ेगी, और अब भी यही सोच रहा है कि मेरे को नहीं बुलाया जाएगा। मेरा नाम संजय कुमार यादव है, हम चतरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसमें हम फर्स्ट बार आए हैं जानकारी लेने के लिए। इतना ही बोल के